हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ वार्ड बॉय और वार्ड आया के लिए 12 अक्टूबर को होने वाले एग्जाम के मोस्ट संभावित प्रश्न, जो कि सारे टॉपिक के चुनिंदा प्रश्न होने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट से होने वाले हैं। ठीक है, इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, आपको एक क्वेश्चन के पीछे चार प्रश्न बताने वाली हूँ। मतलब जिस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे उसका आंसर तो मैं आपको बताऊंगी ही बताऊंगी, साथ ही रिलेटेड टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मतलब एक प्रश्न के पीछे आपके 4 प्रश्न रेडी होने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि आपको 100 प्रश्न के पीछे कम से कम 300 से 400 प्रश्न कंठस्थ होने वाले हैं। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप वार्ड बॉय के अलावा फायरमैन की भी तैयारी कर रहे हैं या सीजी बाबा में किसी भी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप यह वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ छत्तीसगढ़ी भाषा के पहले 20 प्रश्न, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी के 20 प्रश्न, फिर आएंगे सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न, फिर रहेगा इंग्लिश का 20 प्रश्न, उसके बाद रहेगा मैथ्स के 20 प्रश्न। ठीक है, तो टोटल 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र आपके पास रेडी मिलेंगे। ठीक है, तो आपको हूबहू एग्जाम में इसी प्रकार से ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर हेल्पफुल लगती है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, जस्ट 2 मिनट का समय मांगना चाहूँगी फ्रेंड्स। बहुत लोगों को यहाँ पे प्लेलिस्ट नहीं मिल पा रही थी, तो प्लेलिस्ट कहाँ पे मिलेगी मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही आप मेरे चैनल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको देखिए होम आता है, वीडियो आता है, शॉर्ट्स आता है, लाइव आता है, यहाँ पे दिखेंगी आपको प्लेलिस्ट। ठीक है, जैसे ही आप प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपको पहले नंबर में ही छत्तीसगढ़ वार्ड बॉय अवार्ड आया के नाम से आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें यहाँ पे 39 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। यह सारे के सारे जो है, जैसे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे देखिए छत्तीसगढ़ वार्ड बॉय अवार्ड आया में आने वाले क्वेश्चंस का सेट है, जिसमें हिंदी इंग्लिश मैथ से लेकर के सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक इंक्लूडेड आपको वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को आपको जरूर से चेकआउट करना है, ताकि आपको एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं सारे के सारे का आंसर मिल सके। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 वीक में ही 34,000 व्यू आ चुका है, मतलब 34,000 लोगों ने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है इसका मतलब आप 34,000 लोगों से पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको पीछे नहीं आगे बढ़ना है, एक भी क्वेश्चंस में माइनस मार्किंग नहीं करना है ना। तो चलिए, बस यही इन्फॉर्मेशन मुझे देना था, क्योंकि कई लोग कमेंट कर रहे थे कि हमको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही करके। तो प्लेलिस्ट आपको ऐसे ढूंढना है, इसे में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब बिना देरी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप क्या करेंगे, मेरे साथ साथ आंसर करते जाना, और कितने क्वेश्चन सही हुए यानी कि 100 में से कितने नंबर आए यह तो बताना ही है, और गलत कितने हुए यह भी मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ सही से ज़्यादा मैटर करता है कि आपने कितने प्रश्नों के गलत आंसर दिए हैं। ठीक है, क्योंकि क्या करता है, यही आपको नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जाता है, और आपको पता ही होगा आपकी परीक्षा में क्या है, नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से आपको क्वेश्चन आंसर करना है, और मैं जो प्रश्न बता रही हूँ उसका आंसर भी आपको साथ में लेना है, और क्या करना है, साथ में की पॉइंट्स भी नोट करते चलना है। ठीक है, ताकि आप परीक्षा के 1-2 दिन पहले रिविजन कर सको। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलो छत्तीसगढ़ी भाषा यानी कि छत्तीसगढ़ जीके के पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ में पहली बार कब आए थे? तो महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ में कब आए थे, इसका आंसर आपको पता है क्या? 20 दिसंबर 1920 को, 20 अगस्त 1921 को, 15 अगस्त 1925 या 10 जनवरी 1930। तो गांधी जी कब आए थे? गांधी जी आए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने क्या किया था? छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था आपके 1920 में, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 20 दिसंबर 1920 को। गांधी जी कब आए थे? 20 दिसंबर 1920 को कब आए थे? असहयोग आंदोलन के दौरान आए थे। ठीक है, तो याद रखना, ये डेट बहुत पूछता है, याद रखिए। ऐसा भी आप याद रख सकते हैं 20-12-20 करके। ठीक है, देखो 20 तारीख है, ये 12 का दिसंबर है और 1920 है, ये ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा आपको। 20-12-20 को गांधी जी पहली बार
छत्तीसगढ़ की यात्रा किए थे, यहाँ आप याद रख सकते हैं। और रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ। देखो, पहले बार जब आए थे 20 दिसंबर 1920 को, तो कहाँ आए थे? रायपुर में आए थे, ठीक है। रायपुर में रुके थे पहले। उसके अगले दिन यानी कि 20 के बाद अगले दिन यानी कि 21 दिसंबर को वो कहाँ चले गए थे? धमतरी में चले गए थे। यानी कि क्वेश्चन यहाँ भी पूछता है कि गांधी जी ने रायपुर में कितने दिन रुका था, ठीक है, कितने दिन स्टे किया था। तो एक ही दिन स्टे किया था, मतलब सिर्फ 20 को ही रुके थे, फिर 21 को कहाँ चले गए? धमतरी चले गए थे। यह क्वेश्चन पूछता है ना, लाइटली मत लेना। और किसके साथ आए थे? आए तो थे रायपुर, लेकिन किनके साथ आए थे यह भी तो जानना जरूरी है ना। तो आए थे शौकत अली, मौलाना शौकत अली के साथ छत्तीसगढ़ की यात्रा पे निकले थे, ठीक है। क्यों आए थे पूछ दिया, तो क्यों का आंसर है कंडेल नहर सत्याग्रह में शामिल होने के लिए। क्यों आए थे? कंडेल नहर सत्याग्रह में शामिल होने के लिए आए थे। लेकिन क्या हो गया? असहयोग आंदोलन का युद्ध छिड़ गया था, ठीक है। तो आए तो थे कंडेल नहर के लिए, लेकिन असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिए, ठीक है। और क्या हुआ था? कहाँ पे रुके थे पूछ दिया, धमतरी में। तो धमतरी में यह रुके थे इमाम हुसैन बाड़ा, ठीक है, लिखते नहीं बना, ध्यान से सुनना। इमाम हुसैन बाड़ा में रुके थे। और क्या याद रख सकते हैं? प्रथम आगमन में गांधी जी ने तिलक स्वराज फंड, ठीक है, तिलक स्वराज फंड के लिए 501 रुपये दान किए थे, ठीक है। तो यह फंड जो नाम है ना, तिलक स्वराज फंड, इसको पूछता है एग्जाम में, पीएससी वाले एग्जाम में पूछा था इसको। तो तिलक स्वराज फंड के लिए क्या किया था? गांधी जी ने दान किया था, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए ना। क्विक रिवीजन करवा रही हूँ आपको। गांधी जी जो है वह पहली बार छत्तीसगढ़ कब आए थे? 20 दिसंबर 1920 को। 1920 में ही क्या होता है? असहयोग आंदोलन हुआ था, है ना। आए कहाँ थे? सबसे पहले उन्होंने रायपुर में आए थे, ठीक है। सबसे पहले वह कहाँ रुके थे? रायपुर में रुके थे। यानी कि एक ही दिन 21 तारीख को वहाँ कहाँ चले गए थे? धमतरी चले गए थे, है ना। धमतरी जब चले गए मतलब एक दिन रायपुर में रुके उन्होंने। धमतरी में कहाँ रुके थे? इमाम हुसैन बाड़ा में, ठीक है। धमतरी में कहाँ रुके थे? इमाम हुसैन बाड़ा में रुके थे। और उनके साथ में कौन आए थे? मौलाना शौकत अली। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है। मौलाना शौकत अली जो है उनके साथ छत्तीसगढ़ की यात्रा पे निकले थे, ठीक है। और क्यों आए थे पूछ दिया, तो कंडेल नहर सत्याग्रह में शामिल होने के लिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। असहयोग के लिए नहीं आए थे, ध्यान रखना। असहयोग में शामिल नहीं होना था उनको, ना तो चालू करना था। किसके लिए आए थे? कंडेल नहर सत्याग्रह में शामिल होने आए थे। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। उम्मीद करती हूँ सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, क्लियर हो गए तो अब अगले प्रश्न में चलते हैं। देखो, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से बना था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वह किस देश की सहायता से बना है? अमेरिका, रूस या जिसको सोवियत संघ कहते हैं, जापान या इंग्लैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वह रूस यानी कि सोवियत संघ के सहयोग से बना है, ठीक है। रूस को ही सोवियत संघ बोलते हैं। कभी कभी सोवियत संघ दे देता है, कभी कभी रूस देता है, ठीक है। और इसका स्थापना जो है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कूट वाले प्रश्न में पूछता है कभी कभी, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1955 को। कब हुई थी? 2 फरवरी 1955 को भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी? सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से हुई थी। क्लियर हो गए? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। बालकों में कौन सा खनिज संसाधित किया जाता है? बालको आपने सुना होगा, भारत एल्यूमिनियम कंपनी वाला, उसी की बात हो रही है। अच्छा, बीएसपी कहाँ है? बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट, सबको पता ही होगा, भिलाई में है ना। बीएसपी कहाँ है? भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में है। और बालको कहाँ है? बालको जो है वह कोरबा में है ना। एक भिलाई को क्या बोलते हैं? भिलाई को ज्ञानधानी बोलते हैं, ठीक है। भिलाई को बोलते हैं ज्ञानधानी। बिलासपुर को क्या बोलते हैं? बिलासपुर को बोलते हैं न्यायधानी। ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है आपको। भिलाई को बोलते हैं ज्ञानधानी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस है, स्कूल है। और न्यायधानी बिलासपुर को इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे न्याय होता है, बहुत सारे कोर्ट है, हाई कोर्ट आपने देखा होगा, है ना। यहाँ पे न्याय होता है इसलिए इसको न्यायधानी कहते हैं और उसको ज्ञानधानी कहते हैं, है ना।
देखो बालकों का देख रहे थे हम लोग, तो बालकों में कौन सा खनिज संसाधित है, मतलब यहाँ पे कौन सा खनिज बहुत आयत में है आपको बताना है। लौह अयस्क है, बॉक्साइड है, कोयला है या तांबा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइड है। क्यों बॉक्साइड की मात्रा अधिक है, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, एल्यूमिनियम कंपनी है। यहीं पे क्या होता है, एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है। और आपको पता ही है क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है, बॉक्साइड है। यह भी प्रश्न पूछता है एल्यूमिनियम का अयस्क क्या कहलाता है करके, तो एल्यूमिनियम का अयस्क कहलाता है बॉक्साइड, है ना। और क्या चीज़ जान सकते हैं, इसकी स्थापना, हाँ ये स्थापना जो है वहाँ फूड इंस्पेक्टर वाले में आया भी था पिछले वर्ष शायद। तो देखना आप लोग इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। कब हुई थी, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके सहयोग से हुई थी, सेम और सेम बीएसपी के जैसे, यानी कि रूस के साथ इसकी रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, रूस के सहयोग से 1965 में स्थापना हुई थी। अब क्या कर दिए हैं, इसको सार्वजनिक क्षेत्र इकाई के रूप में स्थापित कर दिए हैं। ठीक है, थोड़ा सा गवर्नमेंट सेक्टर टाइप का डेवलप हो चुका है ये। पहले क्या था, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात छत्तीसगढ़ का कौन सा है, चित्रकूट है, तीरथगढ़ है, मंदावा है या चिलकुमा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको तो मैंने कई बार आपको बताया भी है क्लासेस में। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होता है, तीरथगढ़ है। कौन सा है, तीरथगढ़ है। और तीरथगढ़ जो है वह कितना ऊंचा है, यह है आपके 300 फीट ऊंचा है। कितना ऊंचाई है इसकी, 300 फीट इसकी ऊंचाई है। कौन से नदी पर है, यह है मुनगा बहार। मुनगा बहार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का एंजिल जलप्रपात। ठीक है, एंजिल जलप्रपात छत्तीसगढ़ का किसको कहते हैं, तीरथगढ़ को कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, कुछ कुछ टर्म्स लिखते नहीं बनता है मुझे, तो आपको क्या करना है, एकदम मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनना है ना। यहाँ पे जगह की कमी हो जाती है इसलिए लिखते नहीं पाती हूँ। तो सबसे ऊंचा हमने देख लिया क्या चीज़ है, तीरथगढ़ जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई है 300 फीट। कौन सी नदी पर है, मुनगा बहार नदी पर। और इसी को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का एंजिल जलप्रपात कहते हैं। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। और यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और है जिसका मैंने आपको ट्रिक बताया था, चित्रकूट वाला। याद आया कौन सा ट्रिक, इंद्रदेव जो है वह हमेशा कुटाते रहते हैं, इसीलिए क्या है, इंद्रावती नदी पर क्या चीज़ है, चित्रकूट जलप्रपात है। ये मैंने आपको बताया था ना। तो चित्रकूट कौन सा है, इंद्रावती नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, इसलिए क्या है हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा। ठीक है, सबसे चौड़ा अगर पूछ दिया तो क्या है, चित्रकूट जलप्रपात है। और अगर सबसे ऊंचा पूछ दिया तो सबसे ऊंचे में आता है तीरथगढ़, चौड़े में आता है चित्रकूट, है ना। इसको क्या हो गया, इंद्रावती नदी पर है, ये तो हमने देख लिया। फिर आएगा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं छत्तीसगढ़ का नियाग्रा, है ना। ये जो बता रही हूँ ना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। नियाग्रा कहते हैं, छत्तीसगढ़ के नियाग्रा किसको कहते हैं, चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। और छत्तीसगढ़ का एंजिल जलप्रपात किसको कहते हैं, तीरथगढ़ को कहते हैं। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। देखो अगला प्रश्न है, मैन पार्ट को क्या कहा जाता है। अब देखो यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न भी है ना, आपको तो पता ही होगा इसका आंसर। शिमला कहते हैं क्या, कि गोवा कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं, कि ये तो क्या ऑप्शन ही प्रिंट नहीं हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मैन पार्ट को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। ठीक है, शिमला कोई गए हो घूमने के लिए, गए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैन पार्ट को क्या कहते हैं, मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसको कहते हैं, चैतुरगढ़ को। कश्मीर किसको कहते हैं, चैतुरगढ़ को। और साल वनों का द्वीप किसको कहते हैं, बस्तर को। ठीक है, साल वनों का द्वीप किसको कहते हैं, बस्तर को। और छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसको कहते हैं, भोरमदेव को। किसको कहते हैं, भोरमदेव को। पूरा आपको रिवाइज करवा रही हूँ। मैन पार्ट को क्या कहते हैं,
छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं मेन पार्ट को। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसको कहते हैं? चैतुरगढ़ को कहते हैं। सालवनों का द्वीप किसको कहते हैं? बस्तर को कहते हैं। और छत्तीसगढ़ के खजुराहो किसको कहते हैं? भोरमदेव को। देखो एक प्रश्न के पीछे हमने 5-6 प्रश्न सॉल्व कर लिए, दिख रहा है ना आपको? इसीलिए बोल रही हूँ वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ताकि आपके 300 से 400 प्रश्न एक ही वीडियो में कंठस्थ हो जाए, है ना। अच्छा, सालवनों का द्वीप यानी कि सालवन आया है, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता देती हूँ। सालवन क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। सालवन क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष का नाम है साल या सरई। ये क्वेश्चन मैंने आपको बार बार रिपीट करवाया है ना। तो चलो क्लियर हो गया, उम्मीद करती हूँ। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो सर्वाधिक वन किस जिले में पाया जाता है? बस्तर है, सरगुजा है, कांकेर है या रायगढ़ है? तो सबसे ज़्यादा वन होता है बस्तर क्षेत्र में। कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा बस्तर क्षेत्र में होता है, यानी कि बीजापुर, कांकेर इस साइड ज़्यादा वन होते हैं। और वहाँ किस क्षेत्र में गिनती होती है? बस्तर क्षेत्र में गिनती होती है। ठीक है, अगर भारत में पूछ दिया भारत में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में वन है, यहाँ पूछ दिया, तो आप आंसर क्या लेंगे? तब आप आंसर लेंगे मध्य प्रदेश को। ठीक है, यानी कि एमपी में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। अगर भारत में पूछा तो हमको एमपी आंसर लेना है, और छत्तीसगढ़ में पूछ दिया तो क्या आंसर लेंगे? बस्तर को आंसर लेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, एमपी जो है वह पहले नंबर पे है। वनों के हिसाब से एमपी जो है वह पहले नंबर में आता है। दूसरे नंबर में आता है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, और छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरे नंबर में आता है। यहाँ भी आप याद रखिए, छत्तीसगढ़ का स्थान कौन से नंबर पे आता है वनों की दृष्टि से? तो यहाँ आता है तीसरे नंबर पर। क्लियर हो गया? सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है ना। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक विस्तार लगभग कितना है? देखो लगभग बोल दिया है आपको यहाँ पे, मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं बताना है आपको, लगभग आंसर करना है। तो डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता रही हूँ कितना है। इसका आंसर हो जाएगा 1,35,191। वैसे अगर करेक्टली पूछा जाए तो कितना है? 1,35,194 है। ठीक है, लेकिन आपको आसपास का ही आंसर लेना है। आपको यहाँ पे लगभग भी बोल दिया है, अगर नहीं भी बोलता लगभग वाला शब्द तो क्या करते? यहाँ पे ऑप्शन तो ऐसा दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे 94 है, 94 के आसपास क्या दिख रहा है? 91 दिख रहा है, इसलिए हमको ऑप्शन नंबर बी को आंसर लेना पड़ेगा। ठीक है, आसपास को ही आंसर लेना है, क्योंकि यहाँ बड़े क्षेत्र की बात होती है तो एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं ले सकते, थोड़ा ना थोड़ा त्रुटि इसमें रहता ही है। ठीक है, देखो गांधी जी छत्तीसगढ़ यात्रा का विवरण किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? तो गांधी जी कब आए थे? पहली बार छत्तीसगढ़ यात्रा की थे, हमने देख लिया था 20/12/20 को आए थे। देखा है ना, अभी क्वेश्चन देखा 2-4 मिनट पहले। तो पहली बार यात्रा किए थे 20/12/20 है ना, यहाँ 20 है ये। तो 20/12/20 को पहली बार यात्रा किए थे। किसके साथ यात्रा किए थे? मौलाना शौकत अली के साथ, है ना। नाम बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ एग्जाम में पूछ चुका है और आपके भी एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो देखो 20/12/20 हमने याद कर लिया, शौकत अली को याद कर लिया, और इनका विवरण जो है कब आए थे, कैसे किए, क्या किया, इसका विवरण किस में मिलता है? यह मिलता है छत्तीसगढ़ मित्र में। और छत्तीसगढ़ मित्र है क्या चीज़? यह है आपकी मासिक पत्रिका है क्या चीज़? यह मासिक पत्रिका है। ठीक है, मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र। इसके संपादक कौन थे? संपादक थे माधवराव सप्रे। ठीक है, माधवराव सप्रे जो थे छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक थे। यह कब आया था? यह आया था 1900 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1900 में प्रकाशित हुआ था, और 1903 में, यानी कि 3 साल बाद बंद भी हो गया था। आया कब था? 1900 में, 1903 में बंद हो गया था। ठीक है, और यह पत्रिका कहाँ छपी थी? यह पत्रिका छपी थी रायपुर के कयूमी प्रेस में। कयूमी प्रेस का नाम है यह। तो रायपुर के कयूमी प्रेस में छपी थी। क्या चीज़ थी? यह मासिक पत्रिका थी। ठीक है, तो गांधी जी का विवरण इसी में मिलता है, छत्तीसगढ़ मित्र में। क्लियर हो गया?
कितने प्रश्न सही हो रहे, काउंट कर रहे हैं कि नहीं आप लोग। लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कितने क्वेश्चन गलत किए आप लोग और कितने क्वेश्चन सही किए हो, ठीक है। और एग्ज़ाम को तो आपके 7 से 10 दिन ही बचा है, 7 से 10 दिन नहीं, 5 ही दिन बचा है क्या। 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम है ना, आज तो आपका 7 तारीख हो गया है, हाँ मतलब वही 5 दिन ही बचा है ना। तो तैयारी कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स में वह भी बताना। कौन कौन सी वीडियो चाहिए और कौन कौन से टॉपिक पे चाहिए यहाँ भी आप कमेंट करना। मैंने सोचा है कि अभी एक एक दिन छोड़ करके मतलब 3 से 4 मेगा टेस्ट लेकर के आऊँगी करके, है ना। तो आप लोग बताना आप लोग को कैसे टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस टाइप की वीडियो मैं बना दूँगी। क्लियर है। देखो, गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो ये तो हमने पूरा, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बता दिया है ना। किस आंदोलन के दौरान हुआ था। असहयोग था, सविनय अवज्ञा था, भारत छोड़ो आंदोलन था कि खिलाफत आंदोलन था। तो असहयोग आंदोलन यानी कि 1920 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। और इसी के दौरान क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ जो थे वहाँ गांधी जी थे वहाँ छत्तीसगढ़ के आगमन किए थे, ठीक है। देखो यहाँ सब भी आप याद कर लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, ये सब कूट वाले में प्रश्न में पूछता है ना। आप लोग बोलते हैं ना सही जोड़ी वाले क्वेश्चंस आएंगे, कूट वाले प्रश्न आएंगे करके, तो कूट में इसी प्रकार से ही प्रश्न आते हैं। ये देखो आपका ऐसा दे दिया रहेगा, यहाँ पे आपके कुछ कुछ ईयर दे दिए रहेंगे, सन दे दिए रहेंगे। यहाँ पे इसको जैसे 1920 इसका आंसर है, मान लो इसको ऑप्शन नंबर सी में दे दिया, तो इसको बोलेगा कि सही जोड़ी मिलाइए करके, बस इतना सही आपका काम रहेगा, है ना। क्वेश्चंस वही रहते हैं, पूछने का तरीका बस डिफरेंट हो जाता है। तो असहयोग कब आया था, 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन तो आपको पता ही है 1942 में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, खिलाफत हुआ था 1919 से 24 के बीच में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्रम भी पूछता है कभी कभी, तो आपको ये सब चारों ऑप्शन दे दिए रहेंगे, बोलेगा इनको सही क्रम में जमाइए या बढ़ते हुए क्रम में जमाइए, या कौन सी घटना पहले हुई थी उसको पहले रखिए फिर बढ़ते हुए जमाइए, ऐसा करके। तो क्वेश्चंस वही रहते हैं, पूछने का तरीका बस डिफरेंट हो जाता है ना। तो ये सब आपको इंजर को याद रखना है। छत्तीसगढ़ में जन जागरण की अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो जन जागरण की अग्रदूत किसको कहते हैं, ठाकुर रघुनाथ सिंह को तो नहीं कहते, प्यारेलाल जी को भी नहीं कहते, वीर नारायण सिंह को भी नहीं कहते, किसको कहते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा को जन जागरण की अग्रदूत कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को छत्तीसगढ़ का गांधी कहते हैं। यह क्वेश्चन भी आ चुका है, छत्तीसगढ़ का गांधी किनको कहते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा को। क्लियर हो गया। इनकी रचना कौन कौन सी है, सबसे देखो, एक तो है उत्थान, ठीक है, उत्थान जो है इंपॉर्टेंट रचना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रचना है जेल पत्रिका। जेल पत्रिका इनकी रचना का नाम है, जेल पत्रिका। ये क्या है, ये पीएससी में पूछा था, ये वाला है ना, पीएससी 2010 के आसपास पूछा था, मतलब आपकी अभी वाले एग्जाम के लिए हिसाब से वह क्वेश्चन फिट बैठ रहा है। तो जेल पत्रिका क्या है, 18 पन्नों का एक पत्रिका था। कितने पन्नों का, 18 पन्नों का। पीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछा था मैं बता रही हूँ आपको। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जेल में रहकर, यहाँ पत्रिका कहाँ पे लिखी उन्होंने, जेल में रहकर लिखी थी, इसलिए उनका नाम भी क्या रख दिया था, जेल पत्रिका नाम रख दिया था। तो जेल में रहकर किस पत्रिका का संपादन किया और वह कितने पन्नों की थी यह बताना था आपको। तो ऑप्शन में वही दे दिया था, तो आंसर क्या हो जाता, जेल पत्रिका नामक पत्रिका का संपादन किया और कितने पन्नों का था, 18 पन्नों का। तो ये पन्ना भी याद रखना है आपको, है ना, कितने पन्नों का था यह भी आपको याद रखना। एग्जाम है, कुछ भी पूछ सकता है, सारे चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना है बस। वीर नारायण सिंह को फांसी कब दी गई, ठीक है, वीर नारायण सिंह को फांसी कब दी गई। देखो छत्तीसगढ़ के सबसे प्रथम शहीद किनको कहते हैं, सबसे प्रथम शहीद किनको कहते हैं, वीर नारायण सिंह को कहते हैं ना, प्रथम शहीद। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहे जाने वाले हैं वीर नारायण सिंह। और इनका ये ऑप्शन गलत दे दिया है जी, ये सारे ऑप्शन गलत है ना। इनको फांसी कब दी गई है, 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है, डेट याद रखना, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। और यह किस बटालियन से थे, यहाँ भी पूछ चुका है महिला पर्यवेक्षक वाले में, देखना 34वीं
किस बटालियन से संबंधित रखते थे? 34वीं इन्फेंट्री बटालियन से संबंध रखते थे। 34 नंबर आपको याद रखना है, वीर नारायण सिंह से रिलेटेड। क्लियर है? और देखो, पुराने बंदूक का नाम आप याद रख लीजिए। पुराने बंदूक का नाम क्या था? ब्राउन बेस। ब्राउन बेस था। इसकी जगह पे क्या यूज करने के लिए बोल दिया था? एमफिल राइफल का यूज करने के लिए। ठीक है, युद्ध हुआ है ना। अगर आपको डिटेल में जानना है कहानी, तो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था जिसमें आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने डिटेल में बताया था कैसे हुआ था, क्या हुआ था। इसमें से प्रश्न 2 से 3 प्रश्न आते ही हैं फ्रेंड्स, इसलिए इस वीडियो को जरूर से एक बार वॉच कर लेना, बहुत ही आपको हेल्प मिलेंगी। ठीक है, ये बंदूक का नाम भी याद रखना, ब्राउन बेस और एमफिल राइफल, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, उस समय के गवर्नर कौन थे, यहाँ भी पूछ दिया तो बहादुर शाह जफर। ये सारे प्रश्न मैंने उस वीडियो में करवाए हैं, इसलिए बोल रही हूँ इस वीडियो को देखना, फिर उस वीडियो को भी जरूर से एक बार जा करके देख लेना, है ना। लक्ष्मण मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो लक्ष्मण मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव जी को, विष्णु जी को, लक्ष्मण जी को या गणेश जी को? अब देखो, लक्ष्मण मंदिर बोलने से लक्ष्मण आंसर टिक करके मत आ जाना, है ना। लक्ष्मण मंदिर में लक्ष्मण जी की मूर्ति नहीं है। किनकी मूर्ति है? विष्णु जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्मण मंदिर में किनकी मूर्ति है? विष्णु जी की, जिसमें क्या चीज है? विष्णु जी के दशावतार का उल्लेख है। ठीक है, दशावतार विष्णु जी ने धारण किया था ना, उन्हीं का उल्लेख है। और यह कहाँ पे है? सिरपुर में है, जो कि लाल ईंटों से बनी है। ये जो लाल ईंटें है ना, एकदम इग्नोर मत करना कि हाँ एकदम ये क्या ईंट वाले क्वेश्चंस करवा रहे हैं करके। ये लाल ईंट जो है वो प्रश्न आया था व्यापम में। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किन ईंटों से हुआ है, ऐसा करके प्रश्न पूछा था 2-3 साल पहले। तो किन से हुआ है? तो लाल ईंटों से हुआ है। कहाँ पे है? सिरपुर में है। कौन से देवता कौन से देवता है वहाँ पे? विष्णु देव जी के दशावतार का उल्लेख है। ठीक है, लेकिन नाम है लक्ष्मण मंदिर। क्लियर हो गया? देखो, सिरपुर में बुद्ध विहार की स्थापना किसने करवाई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो मैंने आपको डिटेल में पहले बताया है, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। ठीक है, दक्षिण कोसल नाम का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो दक्षिण कोसल नाम का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? महाभारत में, रामायण में, रघुवंश या विष्णु पुराण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोसल नाम का प्रथम बार उल्लेख मिलता है रामायण में। ठीक है, अगर आप रामायण महाभारत देखने का शौक रखते होंगे, है ना, जो पौराणिक कथाएं देती हैं सीरियल्स के रूप में टीवी में, उसमें इस प्रकार के शब्द का उल्लेख करते हैं। ठीक है, उन लोग कभी भी छत्तीसगढ़ या भारत इस प्रकार का नहीं बोलते हैं, उन लोग हमेशा दक्षिण कौशल या हिंदुस्तान इस प्रकार का उल्लेख शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। तो दक्षिण कौशल का प्रथम उल्लेख कहाँ पे है? रामायण में। और महाभारत में क्या था? अच्छा नहीं, पहले इसका भाषा देख लो। भाषा क्या थी उस समय की? उस समय की भाषा थी कोशली। ठीक है, दक्षिण कौशल की भाषा क्या थी? कोशली थी, जिसको महाभारत काल में क्या कहते थे? महाभारत काल में दंडकारण्य कहते थे। क्लियर हो गया? छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से कब जानते थे? रामायण काल में जानते थे, जबकि भाषा उस समय की भाषा क्या थी? कोशली थी। और उसी को महाभारत काल में क्या किस नाम से जानते हैं? दंडकारण्य के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? तो सारे पॉइंट्स को याद रखना आप लोग। सिरपुर उत्खनन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिरपुर उत्खनन का श्रेय किसे देते हैं? वीएस वाणकर, एमएल सिंह, डॉक्टर AK शर्मा या डॉक्टर PK मिश्रा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर AK शर्मा को सिरपुर उत्खनन का श्रेय दिया जाता है। क्लियर हो गया? देखो, घुरवा का मतलब क्या होता है? तो घुरवा का मतलब क्या होता है, इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि यह तो हमारे आम भाषा का शब्द है। ठीक है, गोबर का ढेर होता है, खेत का पानी होता है, घर का पिछला हिस्सा होता है या लकड़ी का टुकड़ा होता है। तो घुरवा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गोबर का ढेर। क्या होता है? गोबर का ढेर होता है। एक मिशन भी चला था,
घुरवा बाड़ी वाला, है ना। आपको याद है कि 2 से 3 साल पहले चला था यहाँ, जिसमें क्या करते थे, जो खाद है, जो कंपोस्ट खाद है, उसमें निर्माण में ज़्यादा जोर देते थे, है ना। तो गोबर का ढेर मतलब घुरवा का मतलब होता है, ठीक है। काबर का अर्थ क्या है? काबर का अर्थ क्या चीज़ है, क्यों है, कहाँ, कब या कौन। जैसे कि बोलते हैं ना, ते काबर आए हस, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ते काबर आए हस, ऐसे टाइप का बोलेंगे तो काबर का मतलब क्या हो गया, क्यों होता है। काबर मतलब होता है क्यों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कहाँ का मतलब क्या होता है, कहाँ किसको बोलते हैं, कति। कहाँ को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, कति जावत हस, ते कति जावत हस, इस प्रकार का बोलते हैं ना। कब को क्या बोलते हैं, कब को बोलते हैं, कब को कभी बोलते हैं शायद, है ना। करेक्ट करना मुझे भी कमेंट बॉक्स में। कौन को क्या बोलते हैं, कौन का बोलते हैं, कौन बोलते हैं ना। कौन हाँ आए है, ऐसे बोलते हैं ना, कौन आए है ते, इस प्रकार का। तो सारे शब्दों के आपको सही आंसर पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन है। बार बार बोलती हूँ, मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाती हूँ ना, सारे के सारे व्यापम के किसी न किसी एग्जाम में आए हुए रहते हैं, ठीक है। मैं इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाती हूँ फ्रेंड्स, ताकि, क्योंकि व्यापम क्या करता है, व्यापम हमेशा क्वेश्चंस को रिपीट करता है, ठीक है। भले ही क्वेश्चंस का पैटर्न भले बदल दिया है उसने, लेकिन क्वेश्चंस को रिपीट करने का काम व्यापम का बरसों से चला रहा है। इसीलिए आप लोग को भी बोलती हूँ, प्रीवियस 5 ईयर्स के, 5 वर्षों के जितने भी विगत वर्षों के प्रश्न पत्र है ना, सारे के सारे को रट डाला कीजिए आप लोग, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार से प्रश्न आएंगे करके, और सारे के सारे को कंटेस्ट कर डालना, ठीक है। देखो अगला प्रश्न है, हव का अर्थ क्या होता है, ठीक है। हव का अर्थ छत्तीसगढ़ी में जो है, छत्तीसगढ़ी भाषा का शब्द है हव। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, है बोलते हैं, होंगे बोलते हैं, या था बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हव का अर्थ होता है हाँ, ठीक है। ठीक है मैं जहाँ, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ हाँ, ऐसा वाला हाँ का अर्थ होता है हाँ, ओके। मैं शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मैं शब्द का अर्थ क्या होता है, तुम होता है, हम होता है, मैं होता है, या वह होता है। तुम के लिए छत्तीसगढ़ी में क्या शब्द होता है, तुम का अर्थ होता है ते, ठीक है। तुम का अर्थ हो, तुम को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, ते बोलते हैं। हम को क्या बोलते हैं, हमन बोलते हैं। हम को क्या बोलते हैं, हमन बोलते हैं। मैं को क्या बोलते हैं, मैं बोलते हैं, जिसका प्रश्न हमको दिया है। वह को क्या बोलते हैं, ओहा। वह को क्या बोलते हैं, ओहा बोलते हैं, है ना। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा और जीके के 20 प्रश्न जो है वह कंप्लीट हो चुके। आप लोगों ने काउंट किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगला जो आने वाला है क्वेश्चन किसका आने वाला है, हिंदी के 20 प्रश्न का, उसको ज़रूर से काउंट करना और साथ साथ में आंसर करते चलना फ्रेंड्स। मैं जब आंसर बताती हूँ ना, उससे पहले आपने दिमाग में सोच लेना कि हाँ इसका आंसर यहाँ होना चाहिए करके, जिससे आपको डबल जब आप आंसर को रिकॉल करेंगे ना, एकदम अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हिंदी के प्रश्न में चलते हैं। चलिए अब हिंदी के 20 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो पहला प्रश्न है, थोथा चना बाजे घना, इसका अर्थ क्या है। तो थोथा चना बाजे घना आपने कई बार सुना होगा। इसका अर्थ क्या होता है, दिखावा करना, परिश्रम करना, मेहनत का फल या गलत निर्णय लेना। तो थोथा चना बाजे घना का अर्थ क्या होता है, दिखावा करना, यानी कि आडंबर करना, ठीक है। आडंबर करना, दिखावा करना एक ही चीज़ है, तो इसका अर्थ यह होता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। देखो अगला प्रश्न है, राम राज्य शब्द में कौन सा समास है। तो राम राज्य शब्द में कौन सा समास होता है, कर्मधारय होता है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, या बहुव्रीहि है। तो राम राज्य किस प्रकार का समास है, कर्मधारय समास है, ठीक है। राम राज्य में क्या होता है, कर्मधारय समास होता है ना। और देख लीजिए एक आध और उदाहरण है जिसके जो मेन है वह कौन कौन से हैं, नीलकमल और महापुरुष। ये दोनों ऐसे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछते हैं। ये दोनों को याद रखना, किस समास में गिनती होती है, राम राज्य की तरह ही इसमें कर्मधारय समास होता है। नीलकमल और महापुरुष मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है।
गोपनीय शब्द का विलोम क्या होता है? तो देखो, गोपनीय मतलब क्या होता है? गुप्त रूप से, ठीक है, जिसको हम लोग छुपा करके करते हैं उसी को गोपनीय कहते हैं। तो गोपनीय मतलब क्या हो जाएगा? गुप्त रूप से। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा बताना है तो सार्वजनिक होगा, निजी होगा, प्रचारित होगा या महत्वपूर्ण होगा। तो महत्वपूर्ण तो आंसर नहीं हो सकता, प्रचारित भी नहीं। प्रचारित मतलब होता है प्रचार करना, तो यहाँ भी आंसर नहीं होगा। निजी मतलब होता है स्वयं का, तो यह भी आंसर नहीं ले सकते। इसका सही विलोम क्या हो जाएगा? सार्वजनिक, ठीक है। सार्वजनिक माने कि सभी के सामने जो करते हैं उसको सार्वजनिक कहेंगे, और गोपनीय मतलब गुप्त रूप से। क्लियर है फ्रेंड्स? मैंने विलोम शब्द और समानार्थी शब्द का कल ही वीडियो अपलोड किया था, उसमें इसी प्रकार के और क्वेश्चंस कराए थे, है ना। तो आप चाहें तो वहाँ वीडियो एक बार देख सकते हैं, उसमें आपको सारे के सारे प्रश्न एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। क और ख वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? तो क और ख वर्णों का उच्चारण मैंने क्लास में पहले ही आपको बता रखा है, कहाँ से होता है? कंठ से होता है, सॉरी कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से होता है क और ख वर्णों का उच्चारण, ठीक है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, इसका अर्थ क्या होता है? यह किस लोकोक्ति का भाव है आपको बताना है। आपने सुना ही होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। जड़मति यानी कि होता है जिसके पास बुद्धि नहीं होता, ठीक है। तो जड़मति होत सुजान मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है वह भी क्या हो जाता है? सुजान बन जाता है। किससे? करत करत अभ्यास, यानी कि अभ्यास करते रहने से जड़मति यानी कि बुद्धिहीन व्यक्ति भी सुजान बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास से सफलता मिलती है। क्लियर हो गया? तो लोकोक्ति भी देख लेंगे आप लोग एक बार। जो दूसरों का भला चाहता है इसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो कल ही मैंने इसका एक वीडियो भी अपलोड किया था, अनेकार्थी शब्द वाला, ठीक है, अनेकार्थी शब्द वाला। उसमें इस प्रकार के प्रश्न करवाए थे। सेवाभावी मतलब क्या होता है? जो सेवा की भावना रखता है उसको सेवाभावी कहते हैं। और हमको पूछा क्या है? जो दूसरों का भला चाहता है। भला चाहना और सेवा भावना चाहना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो सेवाभावी तो हमारा आंसर नहीं होगा। जो दया दिखाता है, जो दया की प्रकृति है जिनके अंदर, उसको बोलते हैं दयालु। तो यहाँ भी आंसर नहीं हो सकता। परहितकारी, परहितकारी भी आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? परोपकारी, ठीक है। जो दूसरों का भला करता है उसको परोपकारी कहते हैं, ठीक है। जो सिर्फ भला करता है उसको उपकारी कहते हैं। और पर मतलब होता है दूसरा। पर मतलब क्या होता है? दूसरा। तो पर प्लस उपकारी करेंगे तो क्या हो जाता है? परोपकारी बन जाता है, ठीक है। तो जो दूसरों का भला करता है उसे क्या कहते हैं? परोपकारी कहते हैं। क्लियर हो गया? आंसर आप लोग काउंट करते चलेंगे, कितने मार्क्स बन रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। 100 में से आप कितने मार्क्स बने हैं, ठीक है। आसमान से गिरे खजूर में अटके, इसका अर्थ क्या है? तो आसमान से गिरे और खजूर में अटके, इसका अर्थ क्या होता है? भाग्य पर भरोसा करना, एक संकट से निकलकर दूसरे में फंस जाना, सफल होना या कठिन कार्य करना। तो आसमान से कोई गिर गया और खजूर में अटक गया, इसका मतलब क्या हो गया? एक संकट से निकला और दूसरे संकट में फंस गया। क्लियर हो गया? देखो अगला प्रश्न है, सूर्य का तद्भव रूप क्या होता है? तो तत्सम तद्भव वाले आपने पढ़ा होगा। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वह होते हैं जो ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, ठीक है। ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, जो भी किसमें? संस्कृत भाषा में जो रहते हैं शब्द उसको तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव मतलब होता है उत्पन्न होना, ठीक है। तद्भव मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना, यानी कि जो नया नया शब्द बन के आया है हिंदी व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण से जो शब्द बन के आए हैं तद्भव हो गया, यानी कि उत्पन्न हो गया है नया शब्द, उसको तद्भव शब्द कहते हैं। तो सूर्य का तद्भव क्या होगा? सूर्य का तद्भव होता है, देखना, सूरज होता है। क्या होता है? सूरज होता है, ठीक है। सूरज भी लिखा था कहीं कहीं पे, यहाँ पे सूरज लिखा है। नयन शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो नयन का तद्भव रूप कौन सा है? जैसे कि मैंने आपको बताया, नयन क्या है? एक संस्कृत शब्द है। इसका तद्भव यानी कि हिंदी शब्द कौन सा हो जाएगा? आँख, ठीक है। आँख हम लोग पढ़ते हैं ना, हिंदी में क्या पढ़ते हैं? आँख पढ़ते हैं। और नेत्र, नयन, लोचन यह किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है। क्लियर है? कीला शब्द किस भाषा से आया है? तो कीला जो शब्द है वह किस भाषा से आया है? फारसी से।
पुर्तगाली से, देशज से या विदेशज से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किला जो है वह फारसी से। किससे आया है? फारसी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किला किससे आया है? फारसी से। और ध्यान से सुनना, अभी 2-4 शब्द बता रही हूँ मैं आपको, वह सारे के सारे बार बार पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है? तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ध्यान से सुनना, टाइप करके बता रही हूँ, ठीक है? कौन कौन से? आराम हो गया, आवाज़ हो गया, सौदागर, अखबार, सरकार, सरपंच, आतिशबाजी, गिरफ्तार, जिंदगी। क्या क्या वर्ड मैंने बता दिया? आराम हो गया, आवाज़ हो गया, सौदागर हो गया, सरकार हो गया, सरपंच हो गया, अखबार हो गया, आतिशबाजी हो गया, जिंदगी हो गया, गिरफ्तार हो गया। ये कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो किस लैंग्वेज में आते हैं? फारसी भाषा में आते हैं, ठीक है? और आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो इस प्रकार के प्रश्न पूछता है, ठीक है? तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, लेकिन आपको कैसे भी करके या इसको याद रखना है, ठीक है? स्क्रीनशॉट मार लो या वीडियो को एक बार दोबारा प्ले करके देख लेना, ठीक है? बस कंठस्थ होना चाहिए आपको। देखो, कमीज शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो कमीज शब्द जो है वह किस भाषा से लिया गया है? फिर से आपका ऑप्शन आ गया फारसी, पुर्तगाली, देशज या विदेशी। तो कमीज जो शब्द है वह किससे लिया गया है? कमीज शब्द जो है वह, एक सेकेंड है ना, पुर्तगाली से। किससे लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली से। कमीज जो है वह पुर्तगाली से है, लेकिन कुर्ता किस भाषा का शब्द है? कुर्ता जो है वह तुर्की भाषा का शब्द है ना? दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। कमीज जो है वह पुर्तगाली का शब्द है और कुर्ता जो है वह तुर्की भाषा का शब्द है। एक और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है व्यापम का, चेचक, ठीक है? चेचक जो है वह किस भाषा का शब्द है? चेचक जो है वह तुर्की भाषा का शब्द है। एकदम ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, कमीज जो है वह पुर्तगाली का है, कुर्ता जो है वह तुर्की का है, और चेचक जो कि बहुत रिपीट होता है वह भी तुर्की भाषा का शब्द है। क्लियर हो गया? देखो अगला प्रश्न, स्टेशन जो है किस प्रकार का शब्द है? आपको बताना है। फारसी है क्या, अंग्रेजी है, देशज है या विदेशी है? तो यह किस भाषा का शब्द है? यह है आपके अंग्रेजी भाषा का। कैसे अंग्रेजी भाषा का शब्द है? स्टेशन, देखो स्टेशन जो है एक्चुअली में अंग्रेजी में ऐसा लिखा होता है, ये होता है स्टेशन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कर देते हैं, अपने इजी वे में बनाने के लिए स्टेशन ऐसा लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में स्टेशन जो है वह इंग्लिश भाषा में लिखा जाता है, अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार का लिखते हैं, इसलिए क्या हो गया, अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रेलवे, ठीक है, रेलवे हम लोग हिंदी में भी लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअली में रेलवे जो है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। टिकट हो जाता है, टिकट है, यह भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और कौन सा, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर भी बोलते हैं ना, डॉक्टर भी जो है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और कुछ और शब्द होते हैं जो अंग्रेजी भाषा में ही गिनती होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए उसको हिंदी भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ ऑप्शन में अंग्रेजी ना दिया हो, मान लो की बात है, एग्जाम में अंग्रेजी ना दिया हो, तब आप क्या लगाएंगे, तब आपको आंसर लगाना पड़ेगा विदेशी भाषा, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी भी हमारी बाहर की ही भाषा है, मतलब बाहर मतलब विदेश की भाषा है ना। आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा, विदेशी लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन दिया है हमारा अंग्रेजी, तो हम क्या मार्क करेंगे, अंग्रेजी को मार्क करेंगे, ठीक है। डॉक्टर, ये सबको आपको याद करके चलना है, ठीक है। हॉस्पिटल हो गया, ये सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। देखो अगला प्रश्न है, सातों समुद्र पार करना किस अलंकार का उदाहरण है। अब देखो यह किस अलंकार का उदाहरण हो सकता है, अतिशयोक्ति है, उपमा है, रूपक है या अनुप्रास है। तो देखो सबसे पहले तो क्या बोला है, सातों समुद्र को पार कर जाना। अब देखो एक ही समुद्र को पार करने में इंसान की हालत खराब हो जाएगी, खराब क्या, इंसान ही नहीं रहेगा, है ना। और यहाँ पे बोला है सातों समुद्र को पार करना, इसका मतलब क्या हो रहा है, अतिशयोक्ति हो रही है। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर जब बोला जाता है ना, बढ़ा चढ़ाकर जब बोला जाता है वहाँ पे होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अतिशयोक्ति अलंकार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कैसे हुआ समझ में आया ना, जब बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं तो अतिशयोक्ति अलंकार
होता है। नीरस का विलोम क्या है? नीरस का विलोम क्या होता है? रसयुक्त, सुंदर, सरल या शांत। तो नीरस का विलोम क्या होता है? रसयुक्त होता है ना। अपोजिट बोलना हमको बताना था। तो नीरस का विलोम क्या हो जाएगा? रसयुक्त, है ना। ये तो इजी था। चप्पल, देखो चप्पल यह शब्द किस श्रेणी में आता है? तो चप्पल शब्द जो है किस श्रेणी में आता है? देशज है, विदेशज है, तत्सम है या तद्भव है? तो चप्पल शब्द जो है किस श्रेणी में आता है? देशज में आता है। ठीक है, मैंने आपको बता भी रखा था। चप्पल हो गया, जूता हो गया, खिड़की हो गया, और क्या था? खटखटाना हो गया, लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, और कौन कौन से और थे? लड़का हो गया, है ना। यह सारे किस में आते हैं? यह देशज शब्द में आते हैं। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक्स से याद भी करवाया था, इसीलिए बार बार बोल रही हूँ। जितने भी प्लेलिस्ट को नहीं देखी हो, जितने लोगों ने प्लेलिस्ट को नहीं देखा है, सारे वीडियो से जरूर से देखना फ्रेंड्स। सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने ट्रिक्स के साथ याद करवाया है। ठीक है, तो यह सारा जो है मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी इस प्रश्न को, और ट्रिक्स से भी याद करवा चुकी हूँ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देशज। देखो अगला प्रश्न है, कृष्ण प्लस ईस का संधि रूप क्या है? तो कृष्ण प्लस ईस का संधि रूप क्या होता है? कृष्णेश होगा, कृष्णईस होगा, कृष्णधन ईस होगा या कृष्णेश होगा? तो यह तो आपको इजी लग रहा होगा। कृष्ण प्लस ईस का क्या होता है? कृष्णेश होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखो अ की मात्रा है और यहाँ पे ई की मात्रा है, दोनों मिलकर क्या बन गए हैं? अ और ई मिल करके बन गए हैं ए। ठीक है, ए बन गए हैं। यहाँ पे देखना कृष्णेश, है ना, ए की मात्रा लगी है ना। सतधन पुरुष का संधि रूप क्या है? सतधन पुरुष का संधि रूप क्या है? सतपुरुष होगा, सप्तपुरुष होगा, बिल्कुल नहीं, तो ऐसे ही दिख रहा है, गलत है। सतपुरुष भी नहीं होगा, सतपुरुष ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो कौन सी संधि है यहाँ? यह संधि है आपकी व्यंजन संधि। कैसे पता चला कि व्यंजन संधि है करके? यहाँ पे हलंत लगा है। देखो जब कभी भी हलंत लगा हो उसमें व्यंजन संधि होता है। जैसे कि सदाचार, सदाचार का क्या होता है? सत धन, यहाँ पे हलंत लगता है, धन आचार, है ना। सत धन आचार करते हैं तो यह किस में आता है? व्यंजन संधि में गिनती होता है ना। तो हलंत वाले हमेशा व्यंजन में गिनती होता है। और इसका आंसर तो हमने नहीं देखा कि यहाँ किस संधि का उदाहरण है। यहाँ थी आपके गुण स्वर संधि का। किसका उदाहरण है? गुण स्वर संधि का उदाहरण है। जब भी आ और ई मिल करके ए बन रहे हो या ए बन रहे हो, वहाँ पे क्या होता है? गुण स्वर संधि होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके हिंदी के 20 प्रश्न भी कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे सामान्य ज्ञान में। ठीक है, आप लोग काउंट कर रहे हैं तो कितने नंबर आपके बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना। ठीक है, चलिए अब जीके के हम लोग 20 प्रश्न देखते हैं, है ना। पहला प्रश्न क्या है? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पहली बार अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त किया था, जिसको परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं? ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने या कर्जन ने? तो क्या हुआ था इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्लियर है। और लॉर्ड डलहौजी के समय क्या हुआ था? पहली बार ट्रेन चली थी। क्या हुआ था? पहली बार ट्रेन चली थी। कब? 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये वाला ना। 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेल चली थी लॉर्ड डलहौजी के काल में। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक चली थी? ठाणे से मुंबई, है ना। मुंबई से थाने तक रेल चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, इसी के शासनकाल को क्या कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल को ही अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ठीक है, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसके काल को कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी के काल को। ठीक है, लॉर्ड मेयो के टाइम पे क्या हुआ था? लॉर्ड मेयो आपने पढ़ा होगा, इनके काल में पहली बार जनगणना हुई थी। मिटा के लिख देती हूँ मैं आपको, है ना, समझ में आएगा। मेयो के टाइम पे क्या हुआ था? लॉर्ड मेयो के टाइम पे पहली बार, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, व्यापम का बार बार पूछता है,
पहली बाल जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में। क्लियर हो गया। तो लॉर्ड डलहौजी के काल में पहली बार ट्रेन चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। और उन्हीं के काल को क्या कहते हैं? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। मैग्ना कार्टा मतलब पीक होता है ना, जब सबसे ज़्यादा प्रचलन होता है अंग्रेजी शिक्षा का, उसी को मैग्ना कार्टा कहेंगे। हिंदी का भी हुआ था, उसका क्वेश्चन भी हम देख लेंगे। और क्या देखा था हमने? स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्लियर हो गया ये प्रश्न। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन को किस वर्ष समाप्त किया गया? देख, योजना आयोग की समाप्ति कब हुई? 17 अगस्त 2014 को। कब हुई? 17 अगस्त सन 2014 को योजना आयोग की समाप्ति हुई। ठीक है। उससे पहले क्या चलता था? उससे पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, है ना। पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी। और योजना आयोग का ही नाम बदल के क्या रख दिया है? नीति आयोग रख दिया है। नीति आयोग आपने सुना ही होगा ना। नीति आयोग तो अभी भी चल रहा है। तो पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग था, जिसका नाम बदल के क्या रख दिया है? नीति आयोग रख दिया है। और उससे भी पहले यानी कि 2014 से पहले क्या चलता था? उससे पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी। ठीक है। 5 वर्ष की योजनाएं रहती थी कि 5 वर्ष में हमको क्या क्या कार्य करना है, इसकी सारी प्लानिंग होती थी, है ना। उसको पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स। तो पंचवर्षीय योजनाओं को भी एक नज़र मार करके ही जाना। पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 से 1956 के बीच। जो कौन से मॉडल पर आधारित थी, ये मैंने बार बार आपको वीडियो में बताया भी है। कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर। ठीक है। कौन से मॉडल पे? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और किस पर जोर दिया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था। ठीक है। दूसरी कब आई थी? ये पहला दूसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी वाली आई थी जब पहली वाली खत्म हुई थी। कब? 56 में खत्म हुई थी। 56 से ही दूसरी वाली चालू हो गई थी, है ना। यानी कि 56 से लेकर के 61 के बीच में दूसरी वाली आई थी। यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो यहाँ थी प्रशांत चंद्र महालनोबिस, है ना। कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। यह किस पर जोर दिया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। ठीक है। दूसरी में किसको जोर दिया गया था? उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। पहली में किस पर जोर दिया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था, जो कि कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्लियर हो गया। और योजना आयोग का नाम बदल के क्या रखा गया है, यह भी पूछ देगा। तो क्या रखा गया है? नीति आयोग रखा गया है ना। समाप्ति पूछा था, तो समाप्ति कब हुआ? 2014 में, 17 अगस्त सन 2014। क्लियर हो गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। जीके में जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, सारे के आंसर टिक करके आना है आपको, है ना। इतने सारे क्लासेस ली है मैंने, उसका कुछ तो बेनिफिट आप लोग उठाए होंगे, है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चंस का सही सही मार्क करके आएंगे आप लोग। किस भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों से मिलती है? तो किस भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों से मिलती है, जो कि कौन कौन सी है? म्यांमार है, चीन है और भूटान से है। मतलब म्यांमार, चीन और भूटान से कौन सी सीमा जो लगती है किस राज्य की, वह आपको बताना है। तो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है या मिजोरम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वह म्यांमार से लगती है, चीन से भी लगती है और भूटान से भी लगती है। क्लियर हो गया। देखो अगला प्रश्न। भारत में न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? यानी कि न्यायिक समीक्षा जो लेके गई है, हमारे संविधान में जितने भी कुछ है ना, जैसे कि संविधान की प्रस्तावना हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, नीति निर्देशक तत्व हो गए, सारे के सारे क्या है? दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है, हमारा खुद का नहीं है। हमने दूसरे देशों से कॉपी नहीं किया है, कुछ कुछ सुधार किया है उसमें। ठीक है। एकदम से कॉपी नहीं किए हैं, कुछ कुछ सुधार करके वहाँ से हमने एक तरीके से कह सकते हैं कि हमने आइडिया लिया है ना। तो ये न्यायिक समीक्षा जो है वह किस देश से आइडिया लिया गया है आपको बताना है। तो ब्रिटेन से, फ्रांस से, अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से न्यायिक समीक्षा की संविधान से लिया गया है। ठीक है। अमेरिका से ही और क्या क्या लिया गया है, यह भी बहुत पूछता है, व्यापम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार को। ठीक है। मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। और क्या लिया गया है?
उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। उपराष्ट्रपति का जो पद है ना, उसकी नियुक्ति कैसे होगी, कितनी सैलरी होगी, सारा चीज़ जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाते हैं ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, महाभियोग की अभिक्रिया से राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति के पद से हम संतुष्ट नहीं है, मान लो राष्ट्रपति जो है अच्छा काम नहीं कर रहे, तो उसको हटाएंगे कैसे, महाभियोग की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाएंगे। क्लियर हो गया। ब्रिटेन से क्या लिया है पूछता है, ब्रिटेन वाला भी बहुत पूछता है ना, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है, ठीक है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है। और संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था भी ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। कनाडा से क्या लिया गया है, ध्यान से सुनना, सारे पॉइंट्स है ना, वीडियो इसके बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे, तो मुझे मत बोलना। कनाडा से लिया गया है राज्यपाल का पद, ठीक है। एकदम कंठस्थ याद कर लेना, सारे के सारे पूछा हुआ है। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। और आयरलैंड से क्या लिया गया है, जो नीति निर्देशक तत्व आप लोग पढ़ते हैं ना, नीति निर्देशक तत्व, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, है ना, यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। क्लियर हो गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है पूछेगा तो, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की शब्दावली। प्रस्तावना में जो भी शब्द है वह किससे लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। सारे की पॉइंट्स को नोट कर लो फ्रेंड्स, वीडियो को भले थोड़ा सा पॉज कर लो, फिर क्या करो, सारे के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं सभी को नोट कर लो, सारे के सारे एग्जाम्स में आते ही है ना। इसका आंसर हमने देख लिया था, क्या था, अमेरिका था। देखो, किस हरित क्रांति वैज्ञानिक को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहते हैं। देखो, इसी क्वेश्चन को मैंने दूसरे में बताया था, मतलब मैंने क्या बोला था, क्वेश्चंस वही रहते हैं, पूछने का तरीका बट डिफरेंट हो जाता है करके। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा घुमा करके पूछ रही है आपको, लेकिन क्वेश्चंस वही है। हरित क्रांति का जनक किनको बताया था मैंने, एम.एस. स्वामीनाथन को। बस उसी को, किस हरित क्रांति वैज्ञानिक को, ऐसे थोड़ा सा घुमा करके पूछ दिया है, बस आंसर क्या हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं, ठीक है। हरित क्रांति में किस पर जोर दिया जाता है, कृषि पर, ठीक है। किस पर जोर दिया गया था, कृषि पर जोर दिया गया था। और दुग्ध उत्पादन हमने देख लिया था, दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित था, श्वेत क्रांति से, है ना। याद कैसे करवाया था मैंने, हरित क्रांति, हरा हरा कौन होता है, कृषि होता है, पेड़ पौधे होते हैं, इसीलिए हरित क्रांति किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है। और दुग्ध कैसा होता है, दूध जो होता है वह सफ़ेद होता है, इसीलिए सफ़ेद से कौन संबंधित है, श्वेत क्रांति। क्लियर हो गया ना, ट्रिक से याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके जनक कौन थे, दुग्ध क्रांति के जनक थे, यानी कि श्वेत क्रांति के जनक थे वर्गीस कुरियन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रख लेना। वर्गीस कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक है। हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन जी। क्लियर। एक में कृषि पे जोर दिया गया है और एक में दुग्ध उत्पादन पर, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, यह इंग्लिश में, किस अधिनियम के तहत लागू किए गए थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है किस अधिनियम के तहत लागू किए गए थे, 1858, 1909, 1999 या 1935। तो क्या हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम सुधार को पास किया गया था, ठीक है। और 1919 में ही क्या हुआ था, रोलेट एक्ट लागू हुआ था, है ना, रोलेट एक्ट। कभी कभी यहाँ भी पूछता है कि उस समय, ठीक है, 1919 जब रोलेट एक्ट लागू हुआ था उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे करके, तो आंसर क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। कौन थे, चेम्सफोर्ड थे। डोलोमाइट किस प्रकार का खनिज संपदा है। तो डोलोमाइट जो है वह किस प्रकार का खनिज संपदा है, लौह अयस्क तो नहीं है, अभ्रक भी नहीं है, बॉक्साइट भी नहीं है, क्या हो जाएगा, चूना पत्थर। डोलोमाइट किस प्रकार का खनिज संपदा है, चूना पत्थर का। और मैंने आपको क्या आंसर बताया था, एक का एल्यूमिनियम का अयस्क कौन होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। यह भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। लौह अयस्क का लोहे का कौन कौन सा अयस्क होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और पाइराइट, है ना। लोहे के 3 अयस्क होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और पाइराइट। और एल्यूमिनियम के कौन से अयस्क होते हैं, बॉक्साइट। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन से
विटामिन वसा में घुलनशील है? देखो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जल में घुलने वाले 2 विटामिन हैं, एक है विटामिन बी, एक है विटामिन सी। क्लियर हो गया। अब बचा कौन कौन सा? जो भी बचा है वह वसा में घुलनशील विटामिन है। अब देखो ए बचा है, बी तो हमने यहाँ पे देख लिया, सी भी देख लिया, तो क्या हो गया? डी बचा है, ई बचा है और के। 6 प्रकार के विटामिन ही तो देखे हैं हमने ना। हाँ, भले उसके और पार्ट्स होते हैं बट मोटा मोटी देखे जाए तो 6 प्रकार के विटामिन होते हैं। जल वाला याद कर लो आप लोग, जल वाला याद करोगे तो ये वाला ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो जल वाला आपने याद कर लिया कौन कौन सा? जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। जो भी बचा है वह किस में घुलनशील होते हैं? वसा में, है ना। और यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या पूछा था? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है करके। तो वसा वाला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए डी ई के। ठीक है, ये वाला याद रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्लियर है। स्कर्वी रोग, देखो रोग वाले प्रश्न भी बहुत पूछता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी से। ठीक है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से, है ना। ए की कमी से क्या होता है? ए की कमी से होता है रतौंधी, ए की कमी से होता है रतौंधी। B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होते हैं, है ना। हड्डियों का मुड़ जाना रिकेट्स कहलाता है। ठीक है, और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा? ये भी बार बार पूछता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन डी का। इसीलिए कहते हैं ना, सुबह सुबह का जो धूप होता है ना, 8 से 9 बजे का धूप, उसको लेना चाहिए ताकि हमारी हड्डियां जो है वह मजबूत हो। ठीक है, तो विटामिन डी उससे हमको मिलती है सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी अगर हो तो। ठीक है, और रक्त का थक्का जमाने में मदद कौन करता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है प्लेटलेट्स, है ना, याद रखेंगे। प्लेटलेट्स जो है वह रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। और विटामिन डी, ये सब हमने तो देख लिया। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाया था विटामिन वाला, है ना, उसको आप देख सकते हैं। उसमें डिटेल में मैंने कराया, क्योंकि विटामिन से एक न एक प्रश्न बनते ही है फ्रेंड्स, है ना। तो उस वीडियो को जरूर से एक बार वॉच करना, आपको बहुत ही हेल्प हो जाएंगी। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ठीक है, तो यह वीडियो भी मैंने डिटेल में करवाया था आपको, है ना, 57 की क्रांति वाला। उसमें मैंने एकदम डिटेल में आपको 1 घंटे की क्लास है पूरी, और 1 घंटे में आपके पूरे के पूरे टॉपिक क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर से देखना आप लोग, है ना, क्योंकि इसमें से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इसका तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, यानी सिपाहियों को नई कारतूस का प्रयोग, है ना। नई कारतूस कौन सा? पहले आप उन लोग क्या यूज़ करते थे? पहले जो कारतूस का प्रयोग करते थे, है ना, पहले जो बंदूक का प्रयोग करते थे, पहले बंदूक कौन सा प्रयोग करते थे? ब्राउन बेस। उसका नाम क्या था? ब्राउन बेस था। इसके स्थान पर, है ना, ब्राउन बेस के स्थान पर क्या ला दिए? नए बंदूक एमफिल राइफल। उसका नाम क्या था? एमफिल राइफल का नाम था, है ना। तो इसमें अफवाह फैला दी गई कि एमफिल राइफल जो नया बंदूक लाया है उसमें क्या प्रयोग हुआ है? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग हुआ है, ऐसा करके। इसी मुद्दे को उठा करके लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। डिटेल में आपको कहानी जानना है, आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर से वॉच कर लेना। ठीक है, पूरा का पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो क्या हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सिपाहियों को नए कारतूस का प्रयोग करने पर मजबूर किया गया था। ठीक है, नाम क्या था? एमफिल राइफल। 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था? बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था? जब यह असफल हो गए तब इनको भेज दिया गया था रंगून, जिसको आप यांगून कहते हैं। ठीक है, रंगून भेज दिया गया था। कहाँ पे है यह? म्यांमार में। ठीक है, रंगून म्यांमार में भेज दिया गया था बहादुर शाह जफर को। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था जहां ग्रेट बाथ पाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है यह। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था जहां पे ग्रेट बाथ पाया गया था? ये हो जाएगा हड़प्पा नहीं होगा, लोथल भी नहीं होगा, कालीबंगा भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया गया था? ग्रेट बाथ मतलब स्नानागार, है ना। ऐसा इस वाले टर्म में भी पूछता है, ग्रेट बाथ भी पूछ सकता है और स्नानागार बोले तो दोनों सेम ही है ना। और विशाल अन्नागार,
बहुत बड़ा अन्नागार थे, गोदाम टाइप से थे, और स्नानागार स्विमिंग पूल भी थे वहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने की थी? इसने की थी राखल दास ने। राखल है ना, राखल है ये, राखल दास ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कब की थी? 1922 ईस्वी को। कब की थी? 1922 ईस्वी को राखल दास ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जो कि कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे, जो कि पाकिस्तान में है ना। यह भी आप याद रखना, सही जोड़ी वाले में पूछता है। सिंधु घाटी नदी के किनारे कौन सा स्थित है? तो सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। और इसका मीनिंग भी पूछता है ना, मोहनजोदड़ो का मीनिंग भी पूछता है, कई बार पूछ चुका है। तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। सारे पॉइंट्स नोट करना, जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, की पॉइंट्स जो बता रही हूँ ना, उसको नोट करना। तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। कहाँ पर है यहाँ? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वहाँ सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? 1922 में राखल दास ने की थी। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? चलो अगले प्रश्न में अब चलते हैं फिर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो मेगा टेस्ट 1 को मैंने 5000 व्यू टारगेट रखा था। आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया, उसमें अभी तक हो गए हैं 13,000 व्यूज़, है ना। 13,000 व्यूज़ हो गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, है ना। इस वीडियो का हम लोग टारगेट रखते हैं, चलिए मैंने 5000 बोला था, आप लोगों ने 13,000 पहुंचा दिया। अब इस वीडियो को टारगेट रखते हैं 10,000 व्यूज़, ठीक है। 10,000 टारगेट रखते हैं, तो आप लोग इसको कम से कम 15,000 व्यूज़ तक तो पहुंचा ही देंगे, इतना मैं उम्मीद करती हूँ, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना, लाइक तो कर ही दिए होंगे अभी तक आप लोग, और क्या करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स तो कर ही देना, ठीक है। अपना रिव्यू कम से कम दिया कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए। मैंने रणनीति वगैरह भी बनाया था, सारे वीडियो अपलोड है, वह भी देख सकते हैं आप लोग। तो प्यारा प्यारा कमेंट करके कीजिए, मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, है ना, और जितना हो सके रिप्लाई देने की भी कोशिश करती हूँ, ठीक है। जैसे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं सभी लोगों को कमेंट करती हूँ, अच्छे अच्छे कमेंट जरूर से किया कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो का टारगेट है हमारा 10,000 व्यूज़, ठीक है। 10,000 व्यू टारगेट है, लेकिन आपको पहुंचाना कितना है? 15,000 व्यूज़ तक तो पहुंचाना ही पहुंचाना है। क्लियर है? देखो, इंडिका पुस्तक किस विदेशी यात्री ने लिखी थी? तो इंडिका किसकी रचना है? इंडिका है तो हाँ, यहाँ तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेगास्थनीज की रचना है। किसकी रचना है? इंडिका पुस्तक जो है वह मेगास्थनीज की रचना है। क्लियर है? किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा, यहाँ भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बाबर ने तो नहीं की थी, जहांगीर ने भी नहीं की थी, औरंगजेब ने भी नहीं की थी। किसने की थी? अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। और अकबर के संरक्षक कौन थे? यहाँ भी बहुत पूछता है। अकबर के संरक्षक का नाम क्या था? बैरम खां। क्या नाम था? बैरम खान जो थे वह अकबर के संरक्षक थे, और अकबर ने ही कौन सी स्थापना की थी? इबादत खाने की स्थापना की थी, ठीक है। इबादत खाना की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। और दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत भी किसने की थी? अकबर ने ही की थी, और उनके संरक्षक का नाम क्या था? बैरम खान था, ठीक है। और इसके शासनकाल को क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक है। स्वर्ण काल, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे अपने शासनकाल में, जैसे कि स्त्रियों के लिए सती प्रथा का अंत करवाया था, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह को चालू करवाया था, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे, इसलिए इनके कार्य को स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक है। जहांगीर के काल को क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्ण काल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चित्रकला का स्वर्णकाल किनके काल को कहते हैं? जहांगीर के शासनकाल को। अकबर का बेटा था जहांगीर, है ना। इन्होंने क्या किया था? इनको पेंटिंग में बहुत पसंद था, ठीक है। जहांगीर को पेंटिंग करना बहुत पसंद था, और इन्होंने क्या किया? पेंटिंग के क्षेत्र में इतने सारे कार्य करवाए कि इनके कार्य को क्या कहते हैं? इनके काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? चलो अगले प्रश्न में चलते हैं फिर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका आंसर तो हमने देख लिया, कब हुआ था? 1919 को। कब हुआ था? 1919। डेट भी याद रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल सन 1919 को। और मुख्य आरोपी कौन था? मुख्य आरोपी था जनरल डायर।
ठीक है, यहाँ तो आपने पढ़ा ही है। जनरल डायर जो थे वह जलियांवाला बाग के मुख्य आरोपी थे और इनके समय के गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर हमने देख लिया, चेम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे इनके समय के गवर्नर जनरल थे। क्लियर हो गए सारे पॉइंट? डेट भी याद रखना, ये आरोपी को भी याद रखना और इसको भी याद रखना ही रखना है। क्लियर है? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? देखो मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रही हूँ। कब हुई थी? 1761 को। ठीक है, 1761 को हुई थी। किनके किनके बीच हुई थी? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किनके बीच हुई थी? 1761 को। डेट भी याद रखना, 14 जनवरी। 14 जनवरी सन 1761 को मराठा शासक और अहमद शाह अब्दाली के बीच क्या हुआ था? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। क्लियर है? प्रथम कब हुआ था? यहाँ पूछ दे तो प्रथम हुआ था आपका 1526 को। ये ऑप्शन नंबर बी वाला प्रथम युद्ध का है और 1556 में हुआ था ये वाला दूसरा है। ठीक है, 1556 में क्या हुआ था? दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, है ना। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहली युद्ध हुआ था 1526 में। डेट भी था इसका 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पहला पानीपत का युद्ध। दूसरा युद्ध हुआ था, यह पूछता है ना फ्रेंड्स, दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, तीसरा कब हुआ था? तीसरा हुआ था 14 जनवरी सन 1761 को मराठा शासक और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। वीडियो को भले पॉज कर लो और एक बार अच्छे से कंठस्थ कर लेना। क्लियर है? हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अकबर और राणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। क्लियर है? त्रावणकोर का युद्ध कब हुआ था? त्रावणकोर वाला भी एकदम नया लग रहा है आपको, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेज और त्रावणकोर राजा के बीच में त्रावणकोर युद्ध हुआ था। क्लियर है? आंसर डायरेक्टली बताई मैंने क्योंकि यहाँ नया था आपके लिए। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल है? प्राकृतिक और कृत्रिम आप लोग समझते हैं ना। प्राकृतिक यानी कि जो प्रकृति से मिल रहा है, जिसको हमने नहीं बनाया है, मतलब मनुष्यों ने नहीं बनाया है, जो प्रकृति है, प्रकृति की देन है। और मानव निर्मित मतलब की होता है जो मनुष्यों ने बनाया है, कुछ एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करके जो बनाते हैं वह मानव निर्मित हो जाता है। और प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से मिलता है वह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो नहीं होगा, नाइट्रिक अम्ल भी नहीं होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, सिट्रिक भी बोलते हैं, साइट्रिक भी बोलते हैं। साइट्रिक अम्ल जो है प्राकृतिक अम्ल है। क्यों प्राकृतिक बोल रहे हैं? जैसे कि होता है नींबू, है ना, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसमें जो आपको खट्टापन मिलता है ना, वह कौन सा अम्ल रहता है? साइट्रिक अम्ल। ठीक है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? यह भी पूछता है कभी कभी। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू और संतरे में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, तो यह जो है वह प्रकृति की देन है, क्योंकि नींबू में ऑलरेडी है। आप लोगों ने डाला है क्या अम्ल को? नहीं डाला है ना, किसी मानव ने डाला है क्या? नहीं। नींबू में जो अम्ल होता है वह तो पेड़ से मिलता है, ऑलरेडी इनबिल्ड रहता है उसमें ना, या इसलिए क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा। बाकी अभी जो बाकी तो देख रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, यह सब जो है वह लैब में बन करके तैयार होते हैं। क्लियर हो गया? इसलिए यह क्या है? कृत्रिम है। पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैंने जीव विज्ञान वाला जब आपको वीडियो बनवाया था ना, वीडियो बना करके दिया था, उसमें डिटेल में ये जो अम्ल वाले हैं, पीएच मान वाले हैं, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देखना फ्रेंड्स, आपको बहुत ही हेल्प मिलेंगी उससे। उसमें सारे के सारे पॉइंट्स को मैं डिटेल में एकदम हल करवाया था। ठीक है, समझाया था एकदम अच्छे तरीके से। तो पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल तो नहीं होता, नाइट्रिक अम्ल भी नहीं होता, एसिटिक अम्ल भी नहीं होता। कौन सा होता है? HCl। इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, यह क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायता करता है। ठीक है, भोजन को पचाने में कौन सहायता करता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको, हाँ एक और चीज़ याद रखते हैं, इसमें पाया जाता है लीवर यानी कि यकृत में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जीके के
20 प्रश्न भी कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग चलेंगे अंग्रेजी के 20 प्रश्नों को सॉल्व करने और उसकी बात करेंगे मैथ्स के 20 प्रश्न, ठीक है। तो सारे के सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना फ्रेंड्स, क्योंकि आपको अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस कर दिया मतलब आपके नेगेटिव मार्क होने के चांस रहेंगे। आपने पढ़ा ही नहीं रहेगा तो आप आंसर कहाँ से लगाएंगे, है ना। तो सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर ही दिए होंगे, ठीक है। चलो चलते हैं फिर। चलिए अब इंग्लिश के प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो पहला प्रश्न है आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस, यानी कि ये जो सेंटेंस दिया है इसमें कौन सा टेंस है आपको बताना है। तो शी हैज़ बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है, आपको बताना है। तो देखो आपने टेंस पढ़ा होगा, उसमें जहाँ पर भी हैज़ या हैव आता है, जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या हैव होता है वह कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पास्ट वाला तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, फ्यूचर भी नहीं आएगा, ठीक है। अब बचा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सॉरी ए और सी बचा हुआ है। समझ में आए ना, जब भी हमारा हैज़ हैव आता है तो हमेशा प्रेजेंट टेंस होता है, इसलिए पास्ट और फ्यूचर वाले को हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे स्टडी जो है वह क्या है, वर्ब है। स्टडी यानी कि पढ़ाई करना वर्ब है, इसमें क्या लगा है, आईएनजी लगा हुआ है ना। तो यह क्या है, कंटिन्यूअस टेंस को दर्शा रहा है। तो कंटिन्यूअस वाला यहाँ पर भी देख लेते हैं। और बिन लगा है, हेल्पिंग वर्ब से यार बिन लगा है तो मतलब क्या है, या किस में आता है, देखो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस आईएनजी, ये किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको पहचानना है फ्रेंड्स। और मैंने यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी और डी को कैंसिल किया था ना, तो यहाँ कैसे कैंसिल किया मैंने, इसका जवाब मैंने आपको तुक्का वाली वीडियो में बताया है, जिसमें से आपको कैंसिलेशन मेथड का यूज़ करके दो ऑप्शन को कैंसिल करना रहता है, फिर बचे दो ऑप्शन रहता है, उसमें 50-50 का फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना रहता है, ठीक है। तो अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है एक बार जरूर से देख लेना, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेंगी, ठीक है। तो देखो हमने हैज़ बिन स्टडिंग का क्या लिख दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। जरूर से एक बार वीडियो देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, तो करेक्ट पैसिव फॉर्म आपको बताना है। दे आर वॉचिंग अ मूवी, उन लोग क्या कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, वर्ब है, और अ मूवी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वर्ब बनाने के लिए क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है पहले, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट आता है ना। तो अ मूवी इज वॉच्ड बाय देम होगा कि अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, अ मूवी हैज़ बीन वॉच्ड बाय देम, अ मूवी वॉज वॉच्ड बाय देम। देखो आर लगा है, आर यहाँ पे फिर से क्या दर्शा रहा है, इज एम आर। अगर कहीं भी सेंटेंस में ये लग गया यानी कि ये प्रेजेंट टेंस का होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, अ मूवी इज बिंग वॉच्ड बाय देम। यहाँ पे हमने प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रखा है, ठीक है। और बिंग क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे वॉचिंग में आईएनजी लगा था, तो जब भी आईएनजी को हम हटाएंगे उसके स्थान पे क्या लगाते हैं, बिंग का यूज़ करते हैं। तो अ मूवी इज बिंग वॉच्ड बाय देम, ठीक है। आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा होगा, तो सारे फॉर्मूले सारे रूल्स को पढ़ाई किए होंगे, है ना। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका एक अलग से वीडियो लेकर के आ दूँगी, जिसमें हम लोग सारे रूल्स पे चर्चा करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, मतलब आर्टिकल्स कौन से सेटिस्फाइड करेंगे इसमें बताना है आपको। शी इज ब्लैंक ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है। तो मैंने आर्टिकल वाला वीडियो डिटेल में आपको बताया था, जिसमें क्या बताया था, AEIOU के पहले क्या लगता है, एन आर्टिकल का यूज़ होता है, बताया था एन आर्टिकल का यूज़ होता है। और जितने भी व्यंजन है, ठीक है, जितने भी व्यंजन है उसके पहले क्या लगता है, ए का प्रयोग होता है। लेकिन कुछ कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसमें एच जो है साइलेंट होता है ना। जैसे कि हमने क्या देखा था, ऑनेस्ट देखा था, ओवर देखा था, इसके पहले क्या लगता है, या व्यंजन होते हुए भी इसके पहले एन लगता है, ये मैंने बताया था आपको। तो इसके क्या लगेगा, शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन देख करके ही जाना फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, है ना। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर से आपको करेक्ट फॉर्म बताना है। नाइदर ऑफ द बॉयज ब्लैंक प्रेजेंट,
देखो जब भी आपको नाइदर दिखे, क्या बोल रहा है सेंटेंस का मतलब, नाइदर ऑफ द बॉयज प्रेजेंट, मतलब कि कोई भी लड़के प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। तो थे के लिए हमको क्या यूज करना है, वर। नाइदर ऑफ द बॉयज वर प्रेजेंट, यानी कि कोई भी लड़के प्रेजेंट उपस्थित नहीं थे। क्लियर है। देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच करेक्ट कौन है आपको बताना है। ही सेड आई एम टायर्ड, उसने कहा कि मैं थका हुआ हूँ। इसका करेक्ट पैसिव क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, ही सेड दैट आई वॉज टायर्ड, ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड, या ही सेड ही इज टायर्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही सेड आई एम टायर्ड, इसका हो जाएगा। देखो यहाँ पे आई का हो जाएगा ही, आई का हो जाता है ही, एम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है वह पास्ट टेंस में चला जाता है, यानी कि आई का हो, एम का हो जाएगा वॉज, और टायर्ड का टायर्ड ही रहेगा, मतलब क्या हो जाएगा, ही सेड ही वॉज टायर्ड। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। आई का ये मैंने यहाँ पे क्या बताया, आई का ही हो जाता है, एम का वॉज हो जाता है, टायर्ड का टायर्ड ही रहेगा। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं डिटेल में इसका सॉल्यूशन बता दूंगी, है ना, वीडियो बना करके अलग से। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, है ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, है ना, कौन किस प्रकार का सेंटेंस है यह आपको बताना है। मैंने आपको विराम चिन्ह वाला हिंदी का वीडियो बताया था, उसमें बोला भी था कि इस प्रकार के प्रश्न आते करके, और देखो इंग्लिश में इस प्रकार के प्रश्न आए हैं, है ना। जैसे कि आपने बोला है, मान लो क्वेश्चन आ गया व्हाट इज योर नेम, है ना, व्हाट इज योर नेम प्रश्न आ गया, तो किस प्रकार का प्रश्न है यह है इंटरोगेटिव, है ना। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले जितने भी शब्द होते हैं, तुम्हारा नाम क्या है यह पूछ रहा है, तो क्वेश्चन वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं उसको इंटरोगेटिव में रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यहाँ पे नाम पूछ रहा है, कुछ पेंटिंग के बारे में पूछ रहा है क्या, नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे साइन देखो ना, ये वाला साइन लगा है, और इसका मीनिंग क्या हो रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, मतलब वाह कितनी अच्छी तस्वीरें है, पेंटिंग है, यह बोल रहा है ना, मतलब आश्चर्य का बोध करा रहा है। यहाँ पे हमने देखा था व्हाट इज ब्यूटीफुल, सॉरी व्हाट इज योर नेम में क्वेश्चंस का जिक्र हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आश्चर्य का जिक्र हो रहा है ना। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड होता है, इसके लिए होता है एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, आश्चर्य सूचक, आश्चर्य सूचक वाक्य। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये बोलने से होता है आश्चर्य सूचक, एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं इंग्लिश में उसको। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। देखो फिर से प्रपोजिशन वाले प्रश्न आ गए, इसीलिए मैंने कहा है कि आपको आर्टिकल और प्रपोजिशन को देख करके ही जाना है ना। ही हैज़ बिन लिविंग इन दिल्ली ब्लैंक 2010। ठीक है, 2010 से वह कहाँ रह रही है, दिल्ली में रह रही है। तो कैसे लगाएंगे इसको, देखो फॉर लगेगा, फ्रॉम लगेगा, सिंस लगेगा, या बिन लगेगा। अब देखो हमको स्टार्टिंग का पॉइंट दे दिया है, स्टार्टिंग का पॉइंट कैसे दिया है, वह 2010 से रह रही है। कब से रह रही है, 2010 से दिल्ली में रह रही है, मतलब हमको स्टार्टिंग का पॉइंट दे दिया है ना। जैसे अगर हम बोलते कि मुझे कल रात से बुखार है करके, तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग का पॉइंट पता चल गया है कि कल रात से ही बुखार है करके। तो जब भी आपको स्टार्टिंग का पॉइंट पता हो तो क्या यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, ही हैज़ बिन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। ठीक है, 2010 से रह रही है। चूज द करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब होता है जोड़ने वाला। ठीक है, कंजंक्शन मतलब होता है जोड़ने वाले शब्द को कंजंक्शन कहते हैं। तो इनमें से करेक्ट कौन सा होगा आपको बताना है। आई विल गो आउट ब्लैंक इट स्टॉप्स रेनिंग, मैं बाहर चला जाऊंगा। देखो विल लगा है ना, मतलब जाऊंगा होगा, फ्यूचर टेंस की बात होगी। मैं बाहर चला जाऊंगा अगर, कब जाएगा वह, कि इट स्टॉप रेनिंग, मतलब अगर बारिश रुक गई तो मैं क्या करूँगा, बाहर चला जाऊँगा, ये बोल रहा है। और अगर के लिए, अगर और यदि के लिए, ये अगर है ना, अगर है ना, अगर और यदि के लिए इंग्लिश में क्या शब्द होता है, इंग्लिश में शब्द होता है इफ़, है ना। आई विल गो आउट इफ़ इट स्टॉप्स रेनिंग। क्लियर है, अगर और यदि के लिए इंग्लिश में होता है इफ़। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है बताना है। तो ये क्वेश्चंस तो मैंने क्लास में करवा रखा है। आपको क्या करना है, आपको जो भी आपको अकरेंस दिख गया, इसका मीनिंग है ना, जो भी आपके हिसाब से सही है उसको लिख लीजिए पहले। मेरे हिसाब से मान लो यहाँ सही है, ठीक है। अब यहाँ सही है, इसको क्या करना है, हमको सारे ऑप्शन से मिला करके देखना है। तो इस प्रकार के ऑप्शंस कहाँ पे है, इस प्रकार के ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। इंग्लिश सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है मिस स्पेल्ट वाले को, या हिंदी को भी आप इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको दिख गया क्या लिखा है, अकरेंस लिखा है, आपने आपको तो आप भाई कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करी होगी आपने, तो आपके हिसाब से अकरेंस का जो भी स्पेलिंग है या जो भी वर्ड दिया है उसको अलग से लिख लेना। फिर ये जो आपने जो लिखा है उसको ऑप्शन से मिलाने की कोशिश करना, ठीक है। ऑप्शन से मिलाएंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा कि हाँ ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है, सी मैच हो रहा है करके। फिर इस प्रकार से सॉल्व करेंगे ना फ्रेंड्स, तो एक भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, है ना, एकदम करेक्ट हो जाएंगे। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच, अंडरलाइन वर्ड, ये ऐसा था ना, यहाँ पे ये अंडरलाइन है। तो ही रन्स वेरी फास्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच माने कि कौन सा स्पीच इसमें यूज हुआ है वह बताना है। ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। तेज तेज किसका विशेषता बता रहा है, तेज दौड़ता है, दौड़ने की विशेषता बता रहा है। और दौड़ना है क्या चीज़, दौड़ना तो क्रिया है, और तेज किसकी विशेषता बता रहा है, दौड़ने की क्रिया बता रही है। तो तेज क्या है, एक प्रकार का एडवर्ब है, जो भी क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। और इंग्लिश में उसी को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, एडवर्ब कहते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्ब, उसको क्रिया की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं। और संज्ञा की विशेषता जो बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे फास्ट क्या चीज़ बता रहा है, एडवर्ब को बता रहा है, क्लियर है। चूज द करेक्ट आर्टिकल्स, ठीक है, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। फ्रेंड्स आपको अगर डिटेल में जानना है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से वॉच किया कीजिए, जो मैं अलग से वीडियो बनाती हूँ ना उसको ज़रूर से वॉच किया कीजिए, ताकि आपको डिटेल में आंसर मिल सके और अच्छे से आप लोग एक एक चीज़ को बारीकी से समझ सके, है ना। ये तो मॉडल पेपर है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल से बताऊंगी तो बाकी लोग बोर हो जाएंगे, जिन लोगों को आता है उन लोग, है ना। आप लोग क्या करें कीजिए, आप लोग को नहीं आता है तो सारी वीडियोज़ जो है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पर भी जा करके आप देख सकते हैं, क्लियर है। चूज द करेक्ट आर्टिकल्स, ठीक है। ही इज़ ब्लैंक यूरोपियन साइंटिस्ट। अब देखो जैसे कि मैंने बताया था ना AEIOU वाला, इसमें क्या लगता है, एन आर्टिकल का यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि यह सारे किस में आते हैं, वॉवेल है, स्वर है करके, और जितने भी व्यंजन है उसमें क्या आते हैं, उसमें आते हैं ए आर्टिकल का, ठीक है। लेकिन जैसे हमने एक एक्सेप्शन देखा था ना, ऑनेस्ट वाला, ऑनेस्ट में क्या था, एन का प्रयोग कर रहे थे, एक्सेप्शन था, अपवाद था। उसी प्रकार से यूरोपियन भी एक प्रकार का अपवाद है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्वर है, ई किससे चालू हो रहा है, यूरोपियन जो किससे चालू हो रहा है, ई से चालू हो रहा है, जो कि स्वर है। तो नियम के हिसाब से तो एन आना चाहिए, लेकिन अपवाद है यही, क्या आता है इसमें, ए आता है। ए क्यों आता है, क्योंकि देखो ना, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, यूरोपियन ऐसा लिखेंगे ना, ऐसा, तो यह से चालू हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। और क्या क्या एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया था, यूनिवर्सिटी का, और क्या था, यूरोप का एग्जाम्पल दिया था। तो यहाँ किस में आते हैं, इसके पहले ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक प्रेजेंट, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन आगे, करेक्ट वर्ब फॉर्म आपको बताना है। तो सारे के सारे बच्चे क्या हैं, प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे देखो ईच बोल रहा है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, है ना, प्रत्येक। और इसमें हमेशा क्या इसका यूज़ करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, हमेशा ईच के साथ सिंगुलर का यूज़ होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज आएगा, सारे के सारे बच्चे प्रेजेंट है, और क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग होगा, क्योंकि हमेशा ईच के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, क्लियर है। फाइंड द सिनोनिम ऑफ ब्रेव, ठीक है। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, सिनोनिम का होता है पर्याय, है ना। अब देखो ब्रेव का पर्याय क्या हो जाएगा, कॉवर्ड मतलब तो होता है डरपोकना, ठीक है, डरपोक को कॉवर्ड बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, बोल्ड का मतलब भी जोशीला बोल सकते हैं, और वीक का मतलब तो आपको पता है कमजोर ही होता है ना। तो ब्रेव मतलब क्या है, बहादुर, है ना। तो बहादुर का यहाँ पे सिनोनिम क्या होना चाहिए, प्रॉपर आंसर होना चाहिए बोल्ड, ठीक है। लेकिन अगर बोल्ड नहीं होता तो स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पे आंसर ले सकते थे, ठीक है।
सिनोनिम मतलब सिनोनिम और एंटोनिम वाला मैं डिटेल में मैंने वीडियो बना करके पोस्ट कर दिया है, ठीक है। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन, ठीक है। करेक्ट प्रपोजिशन आपको बताना है। शी इज गुड ब्लैंक डांसिंग, ठीक है। क्या चीज़ है वह डांस करने में अच्छी है, यह बोल रहा है। तो देखो मैंने आपको कुछ कुछ फिक्स प्रपोजिशन वाले बताए थे, जैसे कि नोन, नोन के साथ हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। ऑब्लाइज के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑब्लाइज के साथ हमेशा टू लगता है। ओबे, ओबे के साथ हमेशा क्या लगता है, टू लगता है। लेकिन गुड, गुड के साथ हमेशा क्या लगता है, गुड एट होता है, ठीक है। एटी एट होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा शी इज गुड एट डांसिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, शी इज गुड एट डांसिंग, ठीक है। आइडेंटिफाई द एरर, फिर से आपको एरर फाइंड करना है। ही डोंट नो द आंसर, ठीक है। ही डोंट नो द आंसर, यहाँ पे एरर किस पार्ट में आपको बताना है। अच्छा, ही के साथ हमेशा क्या लगता है, ही सी इट के साथ लगता है डज नॉट, ठीक है। ही शी इट के साथ हमेशा डज नॉट लगता है। आई के साथ लगता है डू नॉट, डू नॉट या डोंट बोल सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा दिया है, ही के साथ में डोंट लगा दिया, जबकि आना क्या चाहिए था, डज नॉट आना चाहिए था। ही सी इट के साथ हमेशा डज नॉट लगता है, डज लगता है, मतलब कि डज लगता है, उस नॉट का यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे डोंट का यूज़ कर दे, इसलिए यही पार्ट में क्या है, हमारा एरर है। अगर यहाँ पे आई होता, ही के जगह में आई होता, तो ये हमारा करेक्ट हो जाता, ठीक है। समझ में आया ना क्यों आया। देखो चूज द करेक्ट टेंस, फिर से आपको करेक्ट टेंस के बारे में बताना है। बाय नेक्स्ट ईयर ही ब्लैंक हिज डिग्री, अगले साल मतलब कि आने वाले अगले साल में वह क्या कर लेगी, अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेगी। तो आने वाले अगले साल मतलब कि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो फ्यूचर टेंस के लिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ना। कर लिए होगी, होगी वाला आ रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए क्या यूज होता है, विल हैव कंप्लीटेड। बाय नेक्स्ट ईयर ही विल हैव कंप्लीटेड हिज डिग्री, ठीक है। टेंस और स्पीच वाले को अच्छे से देख के जाना फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और बहुत ही कंफ्यूज भी करते हैं, ठीक है। चलो चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एंशिएंट, ठीक है। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, है ना। अब सिनोनिम के बाद हम लोग एंटोनिम भी देख लेते हैं। तो देखो एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, है ना। प्राचीन का हम जब हिंदी में विलोम शब्द निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा। मॉडर्न मतलब कि आधुनिक वाला, है ना। और इंग्लिश में उसके लिए क्या शब्द है, मॉडर्न है ना। विलोम शब्द हमको निकालना था, एंशिएंट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मॉडर्न। चलिए देखते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेलिंग वाला फिर से बताना है। तो देखो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट करके मुझे बताओ। अगर आपको एग्जाम में सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल होने का मीनिंग तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं कि इसका क्वेश्चन का आंसर सही होता है, ठीक है। फटाफट कमेंट करेंगे इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। चलिए अब मैथ्स के 20 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैथ्स के प्रश्न फ्रेंड्स एकदम डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैथ्स से भागते हैं ना। तो अगर आपने मैथ्स को अच्छे से सॉल्व कर लिया ना, अगर आपने 20 में से 15 क्वेश्चंस के भी सही आंसर लगा लिए, इसका मतलब आप अपना सिलेक्शन पक्का मान सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है ना, तो वो क्या करेंगे, मैथ्स को छोड़ करके आएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको मैथ्स में सबसे ज़्यादा फोकस करना है ना। मैथ्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और मैथ्स के जितने भी वीडियोस डाली उसको तो देखना ही है, इस क्वेश्चन को भी देखिए। और अगर आप सेल्फ रिविज़न भी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो भी बहुत ही अच्छी बात है ना। देखो पहला प्रश्न देखते हैं मैथ्स का। यदि 15 आदमी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं तो वही काम 30 आदमी कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो यह कार्य तथा समय का प्रश्न है। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, m1d1 बराबर m2d2, है ना। ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको रटना है करके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है करके, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, 15 आदमी, m4 कितना दिया है, m1 का वैल्यू दिया है 15, d1 का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। तो d1 की जगह 10 रख दिए, बराबर
m2 की जगह यहाँ पे क्या दिया है, 30 दिया है। m2 की जगह में 30 दिया है और d2 यानी कितने दिन बोला है, मतलब d2 हमको निकालना है, तो ये हमने d2 लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, बराबर के इस पार और बराबर के इस पार जितने भी नंबर्स है वहाँ अगर कॉमन है तो कैंसिल हो सकती है। तो देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये हुआ। अब 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, पूरा पूरा क्या बन गया, 5 बराबर इधर क्या बचा है, d2 है ना। तो d2 का वैल्यू कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है, समझ में आया ना। आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है और वैल्यू कैसे पुट करते हैं वहाँ ध्यान देना है। क्लियर है। देखो यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है तो वह त्रिभुज कैसा होगा आपको बताना है। तो देखो इसके लिए क्या ट्रिक अपनाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय है ना, उसमें क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये करते हैं। अब यहाँ पे देखो 5, 12 और 13 ये दोनों में तीनों में क्या है, सबसे बड़ा जो होगा वह कर्ण हो जाएगा। तो देखो इसको चेक करने का तरीका कि कैसा त्रिभुज है, इसको चेक करने का तरीका होता है पाइथागोरस प्रमेय में वैल्यू पुट करना है ना। पाइथागोरस प्रमेय हमने देखा है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही क्या होगी, कर्ण होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी है, 13 है, तो कर्ण की जगह में हमने 13 रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया बराबर। यहाँ पे देखो आधार मान लो 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब हमने कितना मान लिया, मान लो 12 है तो 12 का स्क्वायर। अब अगर यहाँ बराबर आती है, ठीक है, इसका वैल्यू अगर ये बराबर के इस पर वाली संख्या और बराबर के इस पर वाली संख्या दोनों अगर बराबर आती है तो यहाँ होगी समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या बताया मैंने, अगर यहाँ देखो ये वाले फॉर्मूला जो बताया मैंने ना, अगर बराबर के इस पर वाली संख्या और बराबर के इस पर वाली संख्या अगर बराबर है तो यह होगी समकोण त्रिभुज। तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 गुणित 13 कर जी, 2 बार लिखी है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। 13 गुणित 13 करेंगे तो कितना आता है, 159, और 25 प्लस 144 करेंगे तो कितना आएगा, 159। यह दोनों का वैल्यू बराबर आ गया, मतलब बराबर के इस पार का वैल्यू और बराबर के इस पार का वैल्यू दोनों बराबर आ गया, मतलब यह कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, जो सबसे बड़ी भुजा दी गई हो उसको कर्ण मानना है और बाकी जो छोटे छोटे त्रिभुज है छोटी छोटी भुजाएं हैं उसको आधार और लंब मान करके सॉल्व करना है। ठीक है, देखो अगला प्रश्न है 3/4 का 2/3 कितना होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको बोला गया है वैसे वैसे लिखना है। 3/4 का हमने 3/4 ही लिख दिया। का मतलब होता है गुणा। ठीक है, मैंने परसेंटेज वाली वीडियो में डिटेल में आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं करके, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, उस वीडियो को जरूर से एक बार देखना फ्रेंड्स। मैथ्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना, मैथ्स के जितने भी वीडियोस है ना सब के सबको देख डालो, क्योंकि मैथ्स एक स्कोरिंग टॉपिक होता है जिसे सभी लोग भगते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, मैथ्स में पकड़ मजबूत करना है जिससे आपकी पॉजिटिव मार्क्स आए, है ना। तो 3/4 यहाँ पे 3/4 लिख दिया। का मतलब गुणा होता है, 2/3 का हमने 2/3 लिख दिया। कितना होता है बोला है तो बराबर करके मान लो, ये क्वेश्चन मार्क करिए या मान लो x मान लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। कितना आ गया आंसर, 1 बचा है ऊपर में, नीचे में क्या बचा है, 2 बचा है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आ गया, 1/2 हमारा आंसर हो गया। बस इतना ही ईजी था, इसीलिए आपको क्या करना है, बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट में अगर आपको प्रश्न सॉल्व करना है तो बेसिक पता होना चाहिए, और बेसिक के लिए आपको वीडियो को स्टार्टिंग से देखना होगा। ठीक है, मैं लिंक लगा दूंगी आई बटन में, यहाँ पे चेक करना या वीडियो देखने के बाद उसको चेक करना। ठीक है, परसेंटेज वाला मैंने एकदम बेसिक से बताया है। किसी संख्या का 5 गुना जो है 80 है तो वह संख्या का क्या होगी आपको बताना है। देखो किसी संख्या का बोला है तो किसी संख्या को हमने मान लिया, मान लो x है। ठीक है, जैसा बोला गया है वैसे वैसे लिखना है। तो किसी संख्या का बोला गया है तो मान लो x, और का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। मैथ्स में कहीं पर भी का दिखे उसका मतलब होता है गुणा। क्या दिया है, 5 गुणा है,
5 गुना है। किसी संख्या का 5 गुना कितना है बोल रहा है? 80 है बोल रहा है। समझ में आया ना? किसी संख्या को हमने x माना, का मतलब है गुना, और 5 का 5 लिख दिए। बस अब इसको सॉल्व कर देना है। देखो 5 एकम 5, और इसको सॉल्व करना क्या हो जाएगा? 5 एकम 5, यहाँ पे 3 गया तो 5 छक्के 30। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? इतना रात हो रहा है फिर मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, है ना। 800 रुपये पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज कितना होगा आपको बताना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, है ना। अब हमको ब्याज ही निकालना है तो वैल्यू पुट कर दीजिए। मूलधन कितना दिया है? यहाँ पर जो पैसे दिए रहते हैं ना वही मूलधन है, तो 800 हो गया। ये 800 गुणित दर कितना दिया है? 5% दिया है, हमने 5 लिख दिया। समय कितना दिया है? 2 दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। डिवाइडेड बाई 100 होते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या बन गया? पूरा पूरा बचा है 8 गुणित 5 गुणित 2। यहाँ पे 5 दूनी 10, और 10 इंटू 8 करेंगे तो कितना आता है? 80, यानी कि 80 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये वाले फॉर्मूला आपको बस याद रखना है। पेन पेपर लेकर के बैठना, सॉल्व करने की कोशिश करना साथ में। वह एक संख्या जिसे 5 से गुणा कर 25 जोड़ा जाए तो उत्तर कितना आता है? 60 आता है बोल रहा है। तो वह संख्या कौन सी है? अब फिर से क्या करना है? जैसे हमको बोला गया है वैसे वैसे ही लिखना है। एक संख्या कौन सी है? मान लो x है, जिसे हमको क्या करना है? 5 से गुणा करना है। यहाँ बोला है ना 5 से गुणा करना है करके, और क्या करेंगे? 25 जोड़ देंगे। प्लस हमने 25 कर दिया, कितना आता है बोल रहा है? 60 आता है। बस इतना अगर आपको लिखने आ गया मतलब आपका आंसर आ गया, समझ लीजिए। तो देखो अब 25 के पहले क्या लगा है? प्लस लगा है। इधर जब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 गुणित x करेंगे तो 5x बराबर 80 माइनस 25 हो जाएगा। क्यों माइनस हो? समझ में आया ना? प्लस को यहाँ पे ट्रांसफर किए तो ये क्या हो गया? माइनस हो गया। अब 60 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा? देखो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, है ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा? इसको ट्रांसफर करेंगे तो 35/5। फटाफट करवा रही हूँ फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि बेसिक चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। x बराबर कितना आ गया? 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। x की वैल्यू आ गया 7। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। जैसा आपको दिया गया है वैसे ही लिखना, बाकी अपने से दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। यदि कोई वस्तु 1000 में खरीदी गई और 10% की हानि हुई तो विक्रय मूल्य क्या होगा? खरीदी गई बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि क्रय मूल्य का वैल्यू हमको दिया है। क्रय मूल्य कितना है? 1000 है। हानि परसेंट दिया हुआ है। हानि परसेंट कितना है? 10%। हमको निकालना क्या है? विक्रय मूल्य का वैल्यू निकालना है। तो हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है हानि, या इसी को लिख सकते हैं हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई होता है क्रय मूल्य। पूरा लिख देती हूं पहले। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हानि परसेंट का फॉर्मूला है, हानि परसेंट होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य। अब हानि परसेंट हमको दिया है, कितना दिया है? 10 दिया है, बराबर क्रय मूल्य का वैल्यू कितना दिया है? 1000 माइनस विक्रय मूल्य हमको निकालना है, मान लो x मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई फिर क्या करते हैं? 1000 लिख देते हैं ना। यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, देखना। इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 गुणित 1000 करेंगे तो आएगा 10,000, है ना, बराबर 1000 माइनस x। इसको ट्रांसफर करेंगे इधर तो क्या बन जाएगा? 10,000 माइनस 1000 करेंगी तो बराबर x आ जाएगा। पूरा पूरा क्या बनेगा? x बराबर हो जाएगा 9000। कुछ गलत कर रही हूँ क्या? ठीक है, इसको एक बार चेक करना फ्रेंड्स, शायद कुछ गलत मिस्टेक हो गया है। देखो 2/3 और 3/4 का जोड़ क्या है? तो देखो इसको कैसे लिखना है? 2/3 लिख दिए, प्लस करके 3/4। जोड़ बोला है इसलिए हमने क्या किया? प्लस लिखा है।
अब नीचे वाले यानी कि हर का क्या करना है आपको, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना मैंने आपको बेसिक से बताया था, 3 और 4 यानी कि हर का एलसीएम निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा ऐसा। यहाँ पे देखो किससे जाएगा, यहाँ सबसे पहले तो 3 और 4 से ही कटेगा, क्योंकि हम बड़ा संख्या होता तो हम छोटे संख्या से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। 3 एकम 3, यहाँ पे बचा 4 और 4 एकम 4, 1 1, कितना आ गया एलसीएम, 3 गुणित 4 करेंगे तो आ गया 4 तिया 12, ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना प्रॉपर नहीं बता रही हूँ, आप लोग वीडियो देखना, उस बेसिक से मैंने बताया है। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, नीचे आया हमारा 12। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम कितना आया, 12 आया। अब इस 12 को क्या करना है, इस 12 को इस 3 से भाग करना है। ठीक है, 3 से भाग करेंगे 12 को तो कितना आएगा, 3 चौक 12, कितना आया, 12 को 3 से भाग करोगे तो कितना आता है, 4 आता है। अब जो भागफल आया उसको ऊपर वाले संख्या से गुणा कर देना है। क्लियर हुआ। अब देखो एक बार और क्या करना है, इस 4 से इस 12 को भाग करना है। अब 12 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आता है, 4 तिया 12, कितना आया, 3 आया। जो 3 आया ना उसको ऊपर से गुणा कर देना है। तो देखो पूरा पूरा क्या बन गया, 4 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 4 दूनी 8 आता है, प्लस 3 तिया 9 होता है। पूरा पूरा क्या बन गया, 8 एकम 8 और 16 और 17, 17/12, 17/12 हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ ना कैसे आया। नीचे में जो हर दिया है उसका एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम निकालने के लिए आप एक बार वीडियो देख लेना, अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो। फिर जो भी एलसीएम आया उसको हमने नीचे में लिख दिया है। फिर क्या किए हैं, एलसीएम को यहाँ पे हर वाले संख्या से भाग दिया है। जैसे कि हमने 12 को 3 से भाग दिया तो कितना आया, 4 आया, और जो भी भागफल आया उसको ऊपर वाले यानी अंश वाले संख्या से गुणा कर दिए हैं। ठीक है, बस आपका आंसर फिर आ जाएगा। 25 का 40% कितना होगा, तो देखो 25 हमने लिख दिया, का मतलब गुणा, 40 का 40% मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। ठीक है, अब देखो 25 एकम 25, 25 चौक 100, पूरा पूरा क्या बना, 40/4 बना, 4 एकम 4 और 4 दहम, आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, फटाफट क्विक वे में सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत ही इजी प्रश्न है ना। किसी संख्या का 40% बराबर 80 है तो संख्या क्या होगी। किसी संख्या का बोल रहा है तो मान लो x का 40% मतलब 100 बराबर कितना है, 80 है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 40 एकम 40, 40 दूनी 80 है ना, x/100 बराबर कितना आ गया है, 2 आ गया है। खुद से सॉल्व करके देखना तभी समझ में आएगा। अब इस 100 को इधर तिर्यक गुणा करके ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 गुणित 100। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 गुणित 100 करेंगे तो आएगा 200, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखो एक वस्तु 500 में खरीदी गई और 600 में बेची गई तो लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना है। क्रय मूल्य, खरीदने वाला मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, 500, और बेची गई मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य दिया गया है 600 है ना। तो लाभ परसेंट का वैल्यू निकालना है। तो लाभ परसेंट का वैल्यू क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य का वैल्यू देखिए 600 दिया है, माइनस क्रय मूल्य का वैल्यू कितना दिया है, 500, डिवाइडेड बाई क्या है, यहाँ पे क्रय मूल्य है तो डिवाइडेड बाई 500 लिख दिए, बराबर 600 में 500 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है, 500 हमारा ऑलरेडी है, 0 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1/5 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो आंसर किस में आया है, परसेंट में आया है। तो परसेंट में आंसर निकालने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए बार बार बोल रही हूँ, परसेंट वाला एक बार वीडियो जरूर से देख लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 20% हमारा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, परसेंट में आपको आंसर निकालना हो फ्रेंड्स तो 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और बाकी क्या करना है आपको, ये वाला फॉर्मूला बस को याद रखना है, क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। क्लियर है। यदि x बराबर 5, y बराबर 3 तो x² प्लस y² का मान क्या होगा आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, जो भी मान आपको दिया है उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखो x का स्क्वायर बोल रहा है, x का वैल्यू हमको कितना दिया है, 5 का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू कितना दिया है, 3, तो 3 का
स्क्वायर, है ना। अब 5 का स्क्वायर का कितना होता है, 5 का स्क्वायर मतलब 5 को जब 2 बार गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9, दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 34। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिनटों में एकदम सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, यह एकदम इजी प्रश्न है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे चलता है, उसने कुल कितनी दूरी तय की आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चाल समय दूरी वाला प्रश्न है यह। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कि चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बोल रहा है, तो चाल का वैल्यू हमको दिया है 10 बराबर दूरी हमको निकालना है। तो मान लेते हैं दूरी कितना है, x है, समय कितना दिया है 2 घंटे, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। बस इसको 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा, 10 गुणित 2 बराबर x, तो x बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। किसी वस्तु की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो 100 रुपये की वस्तु की नई कीमत क्या होगी आपको बताना है। तो जब मैंने ये आपको हमेशा क्या बोला है, जैसे कि आपके पास मान लो 100 रुपये है ना, मैंने आपको क्या किया और एक्स्ट्रा 20 रुपये दे दिए। ठीक है, 100 रुपये आपके पास ऑलरेडी थे, मैंने आपको और 20 रुपये दे दिए, आपके पास टोटल में कितने हो गए, 120 रुपये हो गए। क्लियर है। आप क्या बोलेंगे, मेरे पास 120 रुपये है, या सिर्फ बोलेंगे कि 20 रुपये है, नहीं, आप यहाँ बोलेंगे कि आपके पास कितने हैं, 120 रुपये है करके। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 100 उसके पास ऑलरेडी रहा होगा, जिसमें क्या हुआ है 20% की बढ़ोतरी हुई है, टोटल कितना हो गया 120%, है ना। अब देखो यहाँ पे कितना था हमारे पास, 100 था, तो 100 का 120% हमको निकालना है, बस आपका फिर आंसर आ जाएगा, कितना आ गया 120। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 दिया है इसलिए आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन कभी कभी यहाँ 500 600 थोड़ा बड़ा नंबर देगा ना, तब यह कंफ्यूजिंग होता है। आप लोग बड़े नंबर के साथ भी एक बार सॉल्व करना करके देख लेना। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही प्रश्न रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। साथ ही मेगा टेस्ट 2 जो है परसों अपलोड हो जाएंगी, तो सॉरी मेगा टेस्ट 3 जो है परसों अपलोड हो जाएंगी, तो वीडियो को ज़रूर से वॉच करना। टॉपिक वाइज वीडियो तो डेली अपलोड हो ही रहे हैं, बाकी